हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने रेणु सिंह यानी आरएनएस उपस्थित हूँ। बच्चों, आज हम लोग जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि फिजियोलॉजी जो है थोड़ा सा टफ साइड हो जाती है, उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम लोग आज जो है यहाँ पर, जैसे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड बनाते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब सिंथेसिस ऑफ फूड। इसका मतलब ये है व्हेन ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट synthesize their own food from CO2 and water in the presence of sunlight. This is called photosynthesis. यानी लाइट की प्रेजेंस में प्लांट के ग्रीन पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड बनाते हैं CO2 और वाटर से लाइट की प्रेजेंस में। चलिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि कौन से जो प्लांट है या कौन है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। जैसे हाई प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई, इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट है, और अगर इसमें हम लोग देखें तो कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी हैं और साइनोबैक्टीरिया हैं। प्लांट में अगर आप देखें कौन से पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो आप कह सकते हैं लीव्स तो करती हैं, जिनमें मीजोफिल सेल्स है। मीजोफिल सेल पे क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो जिनमें मीजोफिल सेल्स है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो हो ही रही है। इसका मतलब लीव्स हो गई, या यंग स्टेम आप कह सकते हैं। जब स्टेम यंग होता है उस समय ग्रीन होगा। इसके अलावा बच्चों लीफ और फ्लोरल स्टॉक भी होता है, और इसके साथ साथ अगर टेंड्रिल्स होते हैं ना, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, वो भी ग्रीन है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेंगे। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स तो होते ही होते हैं, बट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्लावर में भी ग्रीन पार्ट उसका कैलिक्स है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्लियर? चलिए बच्चों, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस हम लोग ने डिफाइन किया, व्हेन ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस को हम लोग एंडरगोनिक प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड एंडरगोनिक प्रोसेस? एंडरगोनिक प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सनलाइट सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है। सेकेंडली बच्चों, इसे हम कहते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। या फिजिकल प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड सेवरल केमिकल रिएक्शंस आर टेकन प्लेस इन बिटवीन द ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन से। और इसके अलावा ये एनाबॉलिक रिएक्शन भी है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव, कैटाबॉलिक मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। यहाँ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, फूड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, इसे एनाबॉलिक कहते हैं। और रिडॉक्स प्रोसेस है, यानी रिडक्शन भी हो रहा है प्लस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। चलिए, तो इसमें हम लोग यहाँ देखते हैं बच्चों, जैसे CO2 है, वाटर है, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, CO2 है, ये सब कंबाइन करता है, तब यहाँ पे ये ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा एंड वाटर। हम लोग तो रिएक्शन बैलेंस करके लिखते हैं ना, 6CO2 6H2 इज इक्वल टू ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल है प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। इसका मतलब ये बच्चों, यहाँ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ऑक्सीजन फूड यहाँ रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी। एंड फोटोसिंथेसिस इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन द अर्थ। सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब इसी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे CO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जब CO2 हाइड्रोजन लेकर के रिड्यूस होती है ना, तो ये बनाती है ग्लूकोज। तो CO2 का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड हियर वाटर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म ऑक्सीजन। वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, इसीलिए हमने इसको कहा था रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस दोनों, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडॉक्स प्रोसेस। बच्चों, यहाँ पे जो है कई सारे एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट के नेम है, एक्सपेरिमेंट है, जिसको हमको 1 बाय 1 पढ़ना है। अब इतना पॉसिबल नहीं है कि इतने कम टाइम में सिंगल लेक्चर में हम लोग सारे जो है रिएक्शंस एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकें, लेकिन इतना जरूर पढ़ लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीस्टली का बेलजार एक्सपेरिमेंट। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है, प्रीस्टली साइंटिस्ट है, उन्होंने बेलजार को उस तरह से रख करके उसके अंदर एक बर्निंग कैंडल रखा था और एक माउस रख दिया था। क्लियर? और कुछ देर बाद उन्होंने देखा तो माउस फेंट हो गया और कैंडल भी जो है वो एक्सटिंग्विश हो गई, बुझ गई। सेकेंड टाइम में उन्होंने बेलजार के अंदर क्या करा, इस बर्निंग कैंडल के साथ माउस के साथ उन्होंने एक मिंट प्लांट भी रखा, और अब उन्होंने देखा कैंडल भी कंटिन्यूसली बर्न हो रही है और जो माउस था वो भी सर्वाइव कर गया। इसका मतलब ये है कि जो बर्निंग कैंडल और माउस जिस एयर को डैमेज कर रहे थे, उसी को रिप्लेनिश करने का काम किसने किया? मिंट प्लांट ने किया। इसका मतलब यहाँ जो प्रीस्टली का बेलजार एक्सपेरिमेंट है ना, इसके थ्रू इन्होंने प्रूव किया था दैट ग्रीन प्लांट्स क्लीन एयर को क्लीन करते हैं। और सेम सेटअप को जैन इंजन हॉर्स, इन्होंने एक बार लाइट में रखा और एक बार डार्क में रखा और स्टार्च टेस्ट करके देखा कि यहाँ पर जब लाइट में रखा गया तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। इसका मतलब यह है कि फोटोसिंथेसिस के लाइट एसेंशियल है, तो इन्होंने लाइट की एसेंशियलिटी को प्रूव किया। क्लियर?
बच्चों एक वॉन नील का भी एक्सपेरिमेंट है। वॉन नील का एक्सपेरिमेंट, वॉन नील ने ये बताया था कि बैक्टीरिया कभी भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो H2O का यूज ही नहीं करते, वो तो H2S का यूज करते हैं। इसे सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन नहीं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वॉन नील ने ये प्रूव किया था कि यहाँ जो है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन वाटर की फोटोलाइसिस से होता है। बाद में रूमन, कामन और हाशिम ने एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव किया था O18 आइसोटोप ऑक्सीजन का यूज करके। कैसे था बच्चों? डायरेक्ट में इसी रिएक्शन में आपको बताती हूँ। देखिए 6 CO2 का जो ऑक्सीजन है वो तो नॉर्मल टाइप का है, लेकिन जो वाटर को ऑक्सीजन दिया गया था वो O18 आइसोटोप था। अब आप ये देखिए, जब दोनों की रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन आई उसमें O18 नहीं था, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है यहाँ O18 था। जिस O18 का यूज हमने वाटर में किया था। इसका मतलब क्या है कि वाटर की फोटोलाइसिस से ऑक्सीजन रिलीज हुई है एंड जो यहाँ पर ग्लूकोज में ऑक्सीजन है, ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ CO2 वाली आ गई है। क्लियर है? इसे वाटर की फोटोलाइसिस को सबसे पहले प्रूव किया था, सबसे पहले बताया था वॉन नील ने, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था रूबेन, कामन और हाशिम ने। बच्चों एक यहाँ नाम आता है एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन जो है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे उन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। आप जैसा कि देख सकते हैं एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट क्या था। उन्होंने बच्चों एक प्रिज्म लिया और यहाँ पर जो है पेट्री डिश रखी, मतलब कांच की एक छोटा सा बाउल लाइक होता है पेट्री डिश, उसमें इन्होंने क्लैडोफोरा एक ग्रीन एल्गा रखा। अब प्रिज्म का यूज क्यों किया? उन्होंने एक व्हाइट लाइट को डाला ताकि वो अपने 7 कलर में डिसोसिएट हो जाए। तो बच्चों जब ये 7 कलर में डिसोसिएट होती है ना, और जहाँ इन्होंने क्लैडोफोरा लिया था उस कल्चर में उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया था। उस एरोबिक बैक्टीरिया का यूज करने का पर्पस था टू डिटेक्ट द साइट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साइट को डिटेक्ट करना इसका पर्पस था। इससे इन्होंने क्या किया बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन की साइट को डिटेक्ट करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया। और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्लैडोफोरा प्लांट है ना, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा और उस ऑक्सीजन का ही यूज ये बैक्टीरिया करते हैं। इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया क्या हो गए, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो यहाँ पर रेड लाइट और ब्लू लाइट है ना, यहाँ देखा गया बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन का प्रोडक्शन, मतलब मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट। इससे इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया। बच्चों नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्राफ बना है, ये यहाँ एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन क्या ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है किस वेवलेंथ की लाइट का एब्जॉर्प्शन कितना है। क्लियर? सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको कि जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है। एक्शन स्पेक्ट्रम होता है बच्चों व्हेन, या यूं कह सकते हो एक्शन स्पेक्ट्रम शोज द फोटोसिंथेटिक रेट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स at different wavelengths of light, which were found maximum at red region, then in blue and negligible in green. सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस रेड रीजन में है, देन ब्लू में और देन ग्रीन में। ऑल्दो यहाँ जो दिखाया जाता है वो तो आपको बराबर दिखा दिया जाता है, ये रेड और ब्लू में फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम है। अब आप देखिए ये फोटोसिंथेटिक रेट दिया हुआ है। अगर इनिशियली यहाँ ब्लू लाइट है, शायद आप इधर देख पा रहे होंगे, तो इनिशियली यहाँ भी इस तरह ब्लू लाइट है और ये रेड लाइट है। तो आप देखिए ब्लू लाइट और रेड लाइट में फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम एंड सिमिलर स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया। Absorption spectrum shows the absorption of different wavelengths of light by photosynthetic pigments. और photosynthetic pigments में किस लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो रहा है बच्चों, ब्लू का, देन रेड का, देन कैरोटिनॉइड्स। ये आप देखिए यहाँ आपको विजिबल है, ब्लू लाइट का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, देन उसके बाद रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन और ग्रीन लाइट तो मोस्टली रिफ्लेक्ट हो जाती है बैक, इसीलिए जो है ये प्लांट को ग्रीन कलर देती है। ऑब्वियसली अगर आपको ये कलर व्हाइट नजर आ रहा है तो ये व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये ब्लू कलर नजर आ रहा है ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है ना वही आपको विजिबल होती है। तो अगर प्लांट ग्रीन नजर आते हैं ना तो वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसे ग्रीन लाइट का एब्जॉर्प्शन नेग्लिजिबल है। एक चीज बच्चों मैं और बता दूं जो कहीं रीजन आपको जनरली नहीं मिलता है, अगर मैक्सिमम रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन है तो फोटोसिंथेटिक या यूं कह रहे हैं मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू लाइट का है देन रेड का है, लेकिन फोटोसिंथेटिक रेट उल्टा है, रेड लाइट में ज्यादा ब्लू लाइट में कम है। इसका रीजन क्या है तो आपको ये जानना है कि देखिए रेड लाइट इट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड एफिशिएंटली यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, लेकिन जो ब्लू लाइट है इसको एब्जॉर्ब करता है कैरोटिनॉइड्स, और कैरोटिनॉइड एफिशिएंटली क्लोरोफिल को ट्रांसफर नहीं कर पाता है, इससे फोटोसिंथेटिक रेट उतना ज्यादा नहीं रह पाता जितना रेड लाइट का है। बच्चों ये यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आप देख सकते हो, क्लोरोफिल ब्लू कलर से मैंने शो किया है, यहाँ ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है,
देन क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और भी ज़्यादा है। और कैरोटिनॉइड्स की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो कैरोटिनॉइड्स मेनली एब्जॉर्ब ब्लू एंड वायलेट लाइट। ये दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन AIPMT में पहले बहुत पूछा गया है। जो कैरोटिनॉइड्स होते हैं ना, ब्लू और वायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्योंकि बच्चों कैरोटिनॉइड ये हाई एनर्जी की लाइट, जिसकी देखिए एक चीज़ है, अगर मैं ब्लू लाइट की बात करूँ तो ब्लू लाइट की एनर्जी सबसे ज़्यादा, वेवलेंथ कम है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है लेकिन एनर्जी कम है। तो ये कैरोटिनॉइड्स क्या करता है, हाई एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करता है फोटो ऑक्सीडेशन से। इससे इसको हम शील्ड पिगमेंट भी कहते हैं, किसको, कैरोटिनॉइड्स को। बच्चों जब आप देखेंगे ना प्लांट्स में, तो प्लांट्स में हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ठीक, क्लोरोफिल ए तो सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में है, लेकिन केवल हम लोग ये कहते हैं बैक्टीरिया को छोड़कर। बाकी क्लोरोफिल बी हायर प्लांट्स में है या यूग्लिनॉइड्स में है, या फिर ये किस में प्रेजेंट होगा, ग्रीन एल्गी में। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल जो ए है वो तो सभी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में है, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन बैक्टीरिया को छोड़ के। बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं बल्कि बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन है। बच्चों सेकंड पिगमेंट होता है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स कैरोटीन और जेंथोफिल का बना, कैरोटीन कैरेट से बना ऑरेंज कलर, जेंथोफिल येलो कलर है। ठीक है, कैरोटीन भी जो है वो सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीन्स आर यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जेंथोफिल टाइप जो है वो चेंज हो जाता है, ये डिफरेंट ग्रुप में अलग अलग हो सकता है। क्लियर है बच्चों, ये जो है अब हम साइड की बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है वो होती कहाँ पर है, तो फोटोसिंथेसिस होती तो क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन इसके पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको, इमर्शन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट मैं तब बताऊँगी जब ये पहले एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। बच्चों फोटोसिंथेटिक का साइट, फोटोसिंथेसिस का जो साइट होता है वो सेल में कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है, अगर मैं प्लांट में पूछूं कहाँ है तो आपको मीजोफिल सेल करना है, कहना है जो लीव्स में होता है। क्लियर है, अब बच्चों क्लोरोप्लास्ट के अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ही दो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस इज नॉट कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनेल, इसको हम लोग एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन या कंपोनेंट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी बच्चों डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसे हम कहते हैं पेरीप्लासिडल स्पेस। बच्चों इसमें से कई सारे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, इन्हें हम कहते हैं थैलाकॉइड। जैसे ये 1 थैलाकॉइड, 2 थैलाकॉइड, 3 थैलाकॉइड, 4, यानी ये थैलाकॉइड का नंबर 2 to 100 हो सकता है। ये सारे थैलाकॉइड एक साथ मिलकर के यहाँ से यहाँ तक ये बनाते हैं ग्रैनम। ठीक है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रन करता है ना, इसको कहते हैं यहाँ फोटोसिंथेटिक लेमिली या स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं, या दोनों के बीच में है, इसको इंटरग्रैनम या फ्रेट चैनल भी कह देते हैं। बच्चों जहाँ पर भी लेमिली है, मेम्ब्रेन है, इनके अंदर क्या होगा, पिगमेंट्स होंगे, तो इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लियर है, लेकिन पिगमेंट्स को हम लोग आज फोटो सिस्टम्स कहते हैं। फोटो मतलब लाइट, लाइट परसीव करने वाले सिस्टम्स, यानी ये पिगमेंट्स है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले पिगमेंट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बच्चों अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्लोरोप्लास्ट से 1 मॉलिक्यूल दिया है मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस इज क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कहीं नहीं होता है, एक्सेप्शन है एक वायरस 5x174। इसके अलावा जहां भी डीएनए होगा बच्चों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो यहाँ भी दो स्ट्रैंड से बना हुआ डीएनए है, एक सिंगल मॉलिक्यूल है डीएनए का, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, आरएनए है, 70S राइबोसोम है, दैट्स व्हाई दे कैन सिंथेसाइज their 50% of its own protein approx. That's why it is also considered as semi-autonomous organelle. ये आ चुका है। चलिए बच्चों अब इसमें बात करते हैं हम लोग। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, 70S टाइप का राइबोसोम है, स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम बिकॉज योर राइबोसोम विल बी ADS टाइप। अब यहाँ ये बच्चों ये स्टार्च ग्रैन्यूल है जिसमें फूड स्टोर हो रहा है। कुछ छोटे छोटे इसमें लिपिड ग्रैन्यूल्स भी आपको वहाँ डायग्राम में दिए हुए हैं, ये लिपिड ग्लोब्यूल्स हैं बच्चों। अब लिपिड ग्लोब्यूल्स क्योंकि इसमें प्रेजेंट है इससे इनको कह दिया गया प्लास्टोग्लोब्यूल्स, प्लास्टिक्स में है ना, इसको प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ मैं आपको, जितना बच्चों इसका लिक्विड पोर्शन है, पूरा कंप्लीट लिक्विड पोर्शन, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। यहाँ डार्क रिएक्शन है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इस नाम पे भी आया हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे बच्चों देखिए आप, यहाँ पे ये ग्रैनम है, ग्रैनम हो या कई सारे थैलाकॉइड से बना हुआ ये ग्रैनम है, थैलाकॉइड हो या ग्रैनम हो, इसमें आप देखिएगा तो जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है दो तरह के सिस्टम्स में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। बच्चों एक चीज मैं यहाँ बताऊंगी, इसको ध्यान से सुनिएगा।
जितने यहाँ पर नॉन अप्रस पार्ट है थैलाकॉइड के, नॉन अप्रस पार्ट का मतलब जो थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड से प्रेस ना हो, उसे नॉन अप्रस पार्ट कहते हैं। आप देखिए ये वाला पोर्शन किनारे वाला, ये नॉन अप्रस्ड है, ये दूसरे थैलाकॉइड से प्रेस नहीं है, ये दूसरे थैलाकॉइड से प्रेस नहीं है, ये प्रेस नहीं है। सेंटर वाला तो है पार्ट प्रेस्ड, लेकिन ये बाहर वाला नहीं है बच्चों, और ये तो कम्प्लीटली अनप्रेस्ड है। तो जितने नॉन अप्रस्ड पार्ट है इन सब में क्या है, फोटो सिस्टम 1। आप देखिए स्ट्रोमा थैलाकॉइड भी किसी दूसरे थैलाकॉइड से प्रेस नहीं है, यहाँ पूरा फोटो सिस्टम 1 है, ये पूरा फोटो सिस्टम 1 हो गया, अपर साइड में पूरा हो गया। लेकिन जितने अप्रेस्ड पार्ट है जो दूसरे थैलाकॉइड से प्रेस्ड है, वहाँ बच्चों फोटो सिस्टम 2 होता है। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फोटो सिस्टम 2, यहाँ से यहाँ तक फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2, ये ठीक है। तो इससे बच्चों आप समझ सकते हो कि जो ग्रेनम है यहाँ फोटो सिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है, और जो स्ट्रोमा थैलाकॉइड है यहाँ पर केवल और केवल फोटो सिस्टम 1 है। इसे यहाँ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट साइक्लिक पैटर्न में होगा, और यहाँ साइक्लिक पैटर्न में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा बच्चों, और ये एटीपी बनाएगा। लेकिन यहाँ नॉन साइक्लिक पैटर्न में चलेगा क्योंकि PS1 PS2 दोनों है। तो ये तो बच्चों डायग्राम हो गया। यही चीज अगर आप लोग बैक्टीरिया में देखेंगे तो बैक्टीरिया में बच्चों फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, क्रोमैटोफोर्स में। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है बच्चों। एक चीज और मैं बता दूं, फोटोसिंथेसिस सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी में डिस्कवर हुई, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें फोटोसिंथेसिस में भी ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, तो आपको बताना है यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्लियर है, वहां पर होगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कुछ ऑप्शन दे करके कि किसमें जो है फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का रिलेशन नहीं होता, एग्जाम्पल है, और उसमें बैक्टीरिया दिया गया था रोडोस्पाइरिलम, क्योंकि बैक्टीरिया में H2S यूज करता है, वाटर नहीं, इससे ऑक्सीजन का रिलेशन नहीं होगा। तो आंसर दिया था रोडोस्पाइरिलम। बच्चों यहाँ एक एक्सपेरिमेंट इमर्सन एक्सपेरिमेंट है, ये दोनों फोटो सिस्टम्स की प्रेजेंस को प्रूव करता है। कैसे, आप इसको ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इमर्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया था बच्चों, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि सबसे पहले एक क्लोरेला प्लांट लिया और उसमें एक एक वेवलेंथ की लाइट को डालकर फोटोसिंथेटिक रेट को उन्होंने चेक किया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले उन्होंने क्लोरेला प्लांट को लिया और उसपे एक एक वेवलेंथ की लाइट को डालकर बारी बारी से सब पे फोटोसिंथेटिक रेट को चेक किया, एंड वाज फाउंड द मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट इन रेड रीजन। रेड लाइट में मैक्सिमम था, लेकिन बियॉन्ड रेड लाइट उन्होंने देखा फोटोसिंथेटिक रेट ड्रॉप कर गया, इसे उन्होंने रेड ड्रॉप कहा। ये क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट में कि इमर्सन ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उन्होंने एक क्लोरेला प्लांट पर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एक एक बार डाल के देखा, एक बार में एक ही वेवलेंथ की लाइट को डाला और फोटोसिंथेटिक रेट चेक किया, फिर दूसरी वेवलेंथ की, तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट किसमें है, रेड लाइट में। इन हिज अनदर एक्सपेरिमेंट ही एक्सपोज अ क्लोरेला प्लांट टू अ डाइक्रोमैटिक लाइट, वन ऑफ हायर वेवलेंथ एंड अनदर वन ऑफ लोअर वेवलेंथ, और तब इन्होंने देखा फोटोसिंथेटिक रेट फिर से इंक्रीज हो गया। इसको इन्होंने इमर्सन के नाम पे कहा इमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। इमर्सन का इफेक्ट जो है एनहेंस हो गया कि फोटोसिंथेटिक रेट एनहेंस हो गया। क्यों? क्योंकि दो फोटो सिस्टम से, दो पिगमेंट सिस्टम से, और दोनों एक साथ एक्टिवेट हो गए। एक ने हाई वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व कर लिया, दूसरे ने लोअर वेवलेंथ की लाइट को ऑब्जर्व करके फोटोसिंथेटिक रेट को बढ़ा दिया। इससे प्रूव होता है कि इमर्सन एक्सपेरिमेंट से कि फोटो सिस्टम दो प्रेजेंट है, इन्होंने यही प्रूव किया था। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेजेंस ऑफ टू पिगमेंट सिस्टम इज रिलेटेड विथ रेड ड्रॉप फिनोमेना, ये आंसर गया था। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम लोग इसमें जो है नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बच्चों अब इसमें देखते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन, लेकिन उसके पहले हम लोग देख लें कि फोटोसिंथेसिस में बच्चों 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है। क्लियर है? एक होता है लाइट रिएक्शन और सेकंड होता है बच्चों इसमें डार्क रिएक्शन। बच्चों अगर मैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात करूँ, मतलब 2 टाइप्स की रिएक्शंस हैं। क्लियर? इसको प्रूव करता है इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। दिस पार्ट ये आप देख रहे हैं, इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट। बच्चों ये इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि यहाँ 2 टाइप की रिएक्शंस है। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले से थोड़ा सा हम लोग देख लें कि इंटरमिटेंट लाइट एक्सपेरिमेंट है क्या। बच्चों प्लीज मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आई एम 100% श्योर कि आपको यही का यही क्लियर हो जाएगा। आप देखिए इस एक्सपेरिमेंट में पहली बात तो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे वारबर्ग ने किया था। वारबर्ग ने क्या किया था, 2 क्लोरेला प्लांट लिए। क्लियर? एक में उन्होंने कंटिन्यूअस लाइट डाली और एक में इन्होंने इंटरमिटेंट लाइट
या डिसकंटिन्यूअस लाइट डाली। डिसकंटिन्यूअस लाइट का मतलब है कुछ देर तो इस पर लाइट डाली और कुछ देर इन्होंने बिना लाइट के डार्कनेस में रखा, फिर लाइट डाली फिर डार्कनेस। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट लाइट, मतलब एक डिफरेंट टाइम इंटरवल पे लाइट देना और डार्कनेस। क्लियर। तो इन्होंने देखा कि जिसपे कंटिन्यूअस लाइट डाली जा रही है उस क्लोरेला प्लांट, क्लोरेला क्या बच्चों, क्लोरेला जो है ये ग्रीन एल्गा है और सभी फोटोसिंथेटिक एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो सारे इसी पे हुए हैं, एक छोड़ करके, जिसे हम लोग ने कहा था कि यहाँ एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट था। एंगलमैन के एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात की, केवल और केवल वहाँ क्लेटोफोरा है, अदरवाइज सब जगह क्लोरेला है। चलिए बच्चों, तो यहाँ देखते हैं कि कंटिन्यूअस लाइट डालने पे उन्होंने देखा, यहाँ फोटोसिंथेटिक रेट को चेक किया तो देखा फोटोसिंथेटिक रेट कम था कंपैरेटिवली किसके, इसके, जहाँ पर एक बार लाइट पीरियड देन डार्क पीरियड, लाइट पीरियड देन डार्क पीरियड, इस तरह से लिया, और यहाँ पे देखा फोटोसिंथेटिक रेट हायर था। इसका रीजन क्या है बच्चों? सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए लाइट रिएक्शन इज फास्टर देन डार्क रिएक्शन। जितनी देर में डार्क रिएक्शन से जो है शुगर बनेगी या ग्लूकोज बनेगा, उसके कंपेरेटिवली कई बार लाइट रिएक्शन में जो है उसके प्रोडक्ट बन चुके होते हैं। ठीक है, यानी लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू डार्क रिएक्शन। अब आप समझ सकते हो, थोड़ा हिंट आपको मिल गया है कि कंटिन्यूअस लाइट डालने पे क्या हुआ, यहाँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों चल रहा है, लेकिन क्योंकि लाइट रिएक्शन फास्टर है इससे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट पूरी तरह से डार्क रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। लेकिन बच्चों जब आप यहाँ देखेंगे तो लाइट में तो लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों चल रही है, प्लस डार्कनेस में केवल डार्क रिएक्शन चल रही है, तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एफिशिएंटली कंज्यूम हो जा रहा है बच्चों। इससे ये रिएक्शन रेट क्या हो गया, फास्ट, क्योंकि एंड प्रोडक्ट अगर एक्यूमुलेट हो जाए ना प्रोडक्ट, तो रिएक्शन रेट वैसे भी स्लो हो जाता है। इसे इस साइक्लिक प्रोसेस से बराबर रनिंग में होना चाहिए। अगर लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट एटीपी एंड एडीपी ज्यादा बन रहा है तो उसका कंजप्शन भी उतना एफिशिएंटली होना चाहिए। यहाँ वही हो रहा है, लाइट पीरियड में तो लाइट डार्क रिएक्शन दोनों हो रही है, लेकिन डार्क पीरियड में केवल और केवल डार्क रिएक्शन हो रही है, इससे यहाँ फोटोसिंथेटिक रेट हायर था। बच्चों आप देखते हैं लाइट रिएक्शन की, अब लोग बात करें सबसे पहले लाइट रिएक्शन, ये जो है इसी को हम लोग ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चलता है इस रिएक्शन में। क्लियर बच्चों। दूसरी चीज, लाइट रिएक्शन ये होती कहाँ है, ग्रेना में, और क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। क्लियर बच्चों। इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन है। इसमें ये ETS है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दो तरीके से होता है, एक नॉन साइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। ये केवल और केवल नॉन साइक्लिक है, मैं साइक्लिक अभी रब करूंगी, ये केवल नॉन साइक्लिक है। ये साइक्लिक है। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये नॉन साइक्लिक पैटर्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया था, उस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में मैंने बच्चों ग्रेना बनाया था ना, ग्रेना में फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 दोनों बनाए थे। ठीक है, और जो स्ट्रोमा थैलाकॉइड है वहाँ पे केवल फोटो सिस्टम 1 है। तो आप देखिए इस रिएक्शन में फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 दोनों यूज हो रहे हैं। इससे ये रिएक्शन कहाँ हो रही होगी, ग्रेना में। इसका मतलब बच्चों ये है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये जो होगा ग्रेना में होगा। साइक्लिक वाला कहाँ होता है, स्ट्रोमा थैलाकॉइड में, क्योंकि PS बने केवल वहाँ। क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले तो ये रिएक्शन कहाँ हो रही, नॉन साइक्लिक पैटर्न, ये नॉन साइक्लिक पैटर्न इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है ये हो रहा है ग्रेना में, क्योंकि वहाँ PS1 PS2 दोनों, इसलिए इससे आप ये भी बोल सकते हो फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व हैं। सेकेंडली ATP एंड NADPH ऑक्सीजन इसका प्रोडक्ट बनेगा इसमें स्पेशली। क्लियर है। दूसरा बच्चों ये नॉन साइक्लिक पैटर्न में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम इसे कहते क्यों हैं बच्चों? फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP। जब ATP बने मतलब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। दूसरा फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो टर्म इज यूज्ड फॉर लाइट, लाइट की प्रेजेंस में यहाँ ATP बन रही है। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, नॉन साइक्लिक, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला इधर से होता हुआ उधर चला गया, नॉन साइक्लिक है, कभी वापस लौट के नहीं आए, जहाँ से निकला वहां से इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आए, इससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, नॉन साइक्लिक। इससे ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन in the presence of light ATP synthesized, this is called non cyclic photophosphorylation। क्लियर बच्चों अब इसमें देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इसमें PS2 PS1 दोनों है। आप देखिए जब सनलाइट गिरती है या सनलाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, तो क्लोरोप्लास्ट पे PS2 पे भी पड़ती। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए।
बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओबीसी PS1 पे पड़ेगी, इट मींस ग्रेना पे भी है और स्ट्रोमा थैलाकॉइड पे भी है। तो हम लोग ग्रेना की बात करें जहाँ लाइट पड़ रही PS2 PS1 दोनों पे जैसे ही बच्चों लाइट पड़ती है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन एमिट करके एक्साइटेड स्टेट में आ गए, PS1 एंड PS2 दोनों। PS1 पहले डिस्कवर हुआ, इसे PS1 नाम रखा, इसके बाद दूसरा फोटो सिस्टम डिस्कवर हुआ विच इज कॉल्ड फोटो सिस्टम 2। क्लियर? तो बच्चों जब दोनों पे लाइट पड़ी दोनों इलेक्ट्रॉन एमिट करके एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो इससे रिलीज इलेक्ट्रॉन को ये फियोफाइटिन अनदर पिगमेंट है जो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? ऐसे ही बच्चों फोटो सिस्टम 1 यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन लेकर के ये आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाता है। आपसे पूछा भी गया है फोटो सिस्टम 1 से रिलीज इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, दैट इज FeS। ये क्वेश्चन भी आ चुका है बच्चों। तो बच्चों फोटो सिस्टम 2 और 1 दोनों पे दोनों लाइट पड़ी, दोनों इलेक्ट्रॉन एमिट करके एक्साइटेड स्टेट में आ गए, दोनों ऑक्सीडाइज हो गए। अब सेकंड जो प्रोसेस है इसका सेकंड प्रोसेस है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट फोटॉन्स जो पढ़ते हैं उनसे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन एमिट करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। क्लियर? नाउ सेकंड रिएक्शन विल बी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बच्चों सेकंड रिएक्शन है। तुरंत एडवांस जैसे ही इनका इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ ना तुरंत ये जो है वाटर की फोटोलाइसिस होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये PS2 ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लाइट इन दोनों पे पड़ी, दोनों इलेक्ट्रॉन एमिट करके एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एटम्स वाटर की फोटोलाइसिस हुई, इससे एमिटेड इलेक्ट्रॉन ये फोटो सिस्टम 2 लेकर के ये ग्राउंड स्टेट में आ गया और इसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन बेटा डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू होता हुआ PS1 फाइनली इसको एक्सेप्ट करके ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक? और ग्राउंड स्टेट में आने के बाद जो इसका पहले से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पर रिडॉक्सिन FNR से होता हुआ NADP+ को रिड्यूस करेगा। तो अब इस पूरी प्रोसेस को मैं डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहले तो बच्चों मैंने ये बताया है कि फर्स्ट प्रोसेस क्या है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट। ये फर्स्ट प्रोसेस है। तो आपसे पूछा भी गया है विच इज द फर्स्ट प्रोसेस ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बाय फोटॉन्स ऑफ लाइट। एंड द सेकेंड रिएक्शन इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर की लाइट के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग। ठीक है? तो बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फियोफाइटिन लेता है। फियोफाइटिन से ही ये इलेक्ट्रॉन PQ लेता है क्योंकि इसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा है। इसे PQ इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्योंकि PQ क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है, इससे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ले लेगा और यही स्ट्रोमा से प्रोटॉन को लेकर ये PQH2 प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। लिपिड कंपाउंड है। ठीक है? तो हाइड्रोजन कैरियर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लिया, प्रोटॉन से उसने स्ट्रोमा से लिया। क्यों? क्योंकि PQ जो है बच्चों स्ट्रोमा थैलाकॉइड में स्ट्रोमल साइड पे है, बाहर की ओर है, इससे वहां से इजीली प्रोटॉन को रिमूव कर लेता है, PQH2 प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये रेड कलर का बच्चों पिगमेंट होता है। ये जो है यहाँ आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग पोरफायरिन इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स बच्चों वो प्रोटीन्स होते हैं जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके, और प्रोटॉन तो ले नहीं सकता, कैरी नहीं कर सकता क्योंकि साइटोक्रोम्स आर ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड के ल्यूमन में, थैलाकॉइड ऐसे आपने बनाया था ना, और ये रिएक्शन इसकी मेम्ब्रेन पर चल रही, मतलब मेम्ब्रेन पे ही पिगमेंट है थैलाकॉइड की। तो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे जो साइटोक्रोम्स है ये केवल इलेक्ट्रॉन कैरियर है बच्चों। तो वो इलेक्ट्रॉन तो ले लेगा इससे PQ से, लेकिन प्रोटॉन्स को इस थैलाकॉइड के ल्यूमन के अंदर, एम्प्टी स्पेस के अंदर जो है पंप कर देगा और वही प्रोटॉन्स यहाँ पर ATP बनाते हैं। कैसे बनेंगे ये पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। अभी आपको इतना जानना है कि ये साइटोक्रोम यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके और इसको पंप कर देते हैं प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर जो ATP बना दे रहा है। क्लियर? अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन फर्दर PC प्लास्टोसाइनिन ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और फाइनली इसका रिडॉक्स पोटेंशियल PS1 का इससे ज्यादा है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन लेकर ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है बच्चों? तो अब आप देखो लाइट की ही प्रेजेंस में यहाँ ATP बन रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नॉन साइक्लिक है, इससे आपने इसे कहा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन।
बच्चों यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, इसको लेगा FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब ये फेरिडॉक्सिन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फेरिडॉक्सिन भी बेटा अनदर जो है आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग रेड कलर का पिगमेंट है। तो फेरिडॉक्सिन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और FNR क्या है, NADP इधर है ना बच्चों, तो आपको लिखना है F से फेरिडॉक्सिन, N से NADP, R से रिडक्टेज एंजाइम, ये भी तो प्रोटीन्स हैं। तो ये FNR क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के NADP प्लस को रिड्यूस करता हूँ और अपने हाइड्रोजन को ये स्ट्रोमा से रिमूव करेगा। समझ रहे हो बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और प्रोटॉन स्ट्रोमा से रिमूव करके NADPH.H+ में रिड्यूस कर देता है। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों की जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो नॉन साइक्लिक पैटर्न है। इसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन फाइनली किसको ग्राउंड स्टेट में लाएगा, PS1 में। वाटर की फोटोलाइसिस से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन लेकर के PS2 ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP+ को रिड्यूस करेगा। आई होप कि आप ये समझ पा रहे होंगे अच्छे से। बच्चों एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जब ये वाटर की स्प्लिटिंग करता है तो इसको कैटालाइजेशन के लिए यहाँ पर क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस हो गए प्लस मैंगनीज, और इसके अलावा कैल्शियम होता है बच्चों। ये इसको जो है एक्टिवेट कर देगा, ये इसका एक्टिवेटर है, ये कैटालाइज करेगा। तो बच्चों ये भी एक तरह से एंजाइम है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन है, ये एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है, इनकी प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप लोग, व्हाट एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी। क्यों? क्योंकि अगर सिंगल टाइम अगर एक ही बार में एक ही वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है बच्चों, तो आप सोचिए ये जो ऑक्सीजन बनाएगा हाफ O2, ये नेजेंट ऑक्सीजन है, हाईली रिएक्टिव है। यहाँ जो भी फूड बन रहा है उसको वही जो है ऑक्सीडाइज कर देगा। इससे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ और नेजेंट ऑक्सीजन बनने की बजाय मोलिकुलर ऑक्सीजन बने और वो डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगी। और ये तब पॉसिबल है जब एट अ टाइम 2 वाटर मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग होगी। इसका मतलब एट अ टाइम ये 4 इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, तब 4 इलेक्ट्रॉन से के ग्राउंड स्टेट में आएंगे और यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन से के ये जो है रिड्यूस होगा और फिर 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे और प्रोटॉन्स निकले वो ATP बना देंगे और फाइनली जो है ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ भी मान सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन NADP+, ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी 2 NADP+ होगा। 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 4 प्रोटॉन्स लेकर के तब NADPH.H+ में कन्वर्ट होगा बच्चों। ये कोएंजाइम है, कोएंजाइम NADP+ के फॉर्म में होता है। एक ही बात मैं करूँ तो ये NADP+ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको पॉजिटिव चार्ज रिमूव करने के लिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिएक्शन के लिए चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक बार में काम आ गए और एक प्रोटॉन लूज एसोसिएशन में होता है। इसको NADPH.H+ लिख दीजिए या NADPH+H+ लिख दीजिए आप, ठीक है बच्चों। दूसरी चीज जो मैं बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे गया, इससे मूवमेंट क्या हो गया, अपहिल। यहाँ ये ATP बना करके यहाँ जो है वो डाउनहिल मूवमेंट शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला, वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे गया, ये फिर से अपहिल हो गया और फिर से NADP को रिड्यूस करके ये डाउनहिल हो जाएगा। तो ये जो देखिए आप इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अपहिल डाउनहिल है, यानी ये Z स्कीम है। अगर इसको मैं ऐसे कर दूँ ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए काफ़ी दूर दूर बनाएंगे तो बहुत पास हो जाता और पूरा का पूरा ही इस तरह से Z लगता है, इसको कहते हैं बच्चों Z स्कीम, ठीक। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन में, इस रिएक्शन में स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नॉन साइक्लिक पैटर्न है। लाइट के प्रेजेंस में ATP बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस ड्यूरेशन में ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है, प्लस ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट इवॉल्व हो रही है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। इसके अलावा ये ग्रेना में होता है क्योंकि PS1 PS2 दोनों प्रेजेंट है, क्लियर। और यही चीज़ अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को जो NCERT में डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये PS2 PS1 है, फोटो सिस्टम्स हैं। ये आपको दिया गया है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्लियर। इलेक्ट्रॉन इमिट करके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिया है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इधर NADP बना हुआ है। बच्चों ये डिटेल आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी जो अभी लेटेस्ट बुक में आया है, लेटेस्ट डायग्राम आया है, वो पूरा इसको डिफाइन करता है। डायग्राम आपका ये चेंज हो चुका है, ठीक है। तो पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी भी अभी हम लोग डिटेल करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग बच्चों इसमें अभी जो ये नॉन साइक्लिक पढ़ा है ना, अब मैं नेक्स्ट डायग्राम बनाने जा रही हूँ साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। चलिए
तो नेक्स्ट देखते हैं साइक्लिक। बच्चों ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। अभी आप लोगों ने पढ़ा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट बच्चों ये आता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी मैंने कहा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ये कहाँ पर होता है, ये होगा ग्रेना में। लेकिन जो स्ट्रोमा थैलाकॉइड है बच्चों उस पर होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट साइक्लिक पैटर्न में होगा और लाइट की प्रेजेंस में एटीपी बन रही है। इससे आपको कहना है यहाँ पर कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना फोटोफॉस्फोराइलेशन और पैटर्न इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, मूवमेंट का साइक्लिक है, इससे इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये हमेशा बच्चों जो है कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा थैलाकॉइड या जिसे फ्रेट चैनल या इंटरग्रेनम कहते हैं, वहां पर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट होगा और साथ साथ ये एफएनआर भी वहां पर एब्सेंट होगा यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे इस पे बच्चों लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, आइडल सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पेरिडॉक्सिन के बाद प्लास्टोक्विनोन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन लेकर प्रोटॉन्स को वो स्ट्रोमा से रिमूव करेगा। देन फिर से देखिए आप पैटर्न बच्चों बिल्कुल वही चल रहा है, PS1 से FES पेरिडॉक्सिन, देन यहाँ जोड़ दिए प्लास्टोक्विनोन, ये पूरा चल रहा है। ये पैटर्न पेरिडॉक्सिन से लेकर कंप्लीट पार्ट ऐसा चल रहा है। तो देखिए आप आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पेरिडॉक्सिन PQ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन लेगा, प्रोटॉन्स ये कैरी नहीं कर सकता, इसे प्रोटॉन्स को फिर से थैलाकॉइड के ल्यूमन में पंप कर देता है और यहाँ पर एटीपी बना देगा। Then this electrons are further taken up by plastocyanin, which is blue colored copper containing pigment, and finally it was accepted by photosystem 1 which comes in ground state. Clear बच्चों? तो ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में अगर मैं इनको डिफ्रेंशिएट करूँ तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो सकता है, दिस नॉन साइक्लिक पैटर्न। पहली बात तो मैं यहाँ बात करूँ, साइक्लिक पैटर्न क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकला, डिफरेंट कैरियर से होता हुआ इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ गया। सुबह का भूला अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। बिल्कुल यही पार्ट जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, दिन भर घूमता रहा और लास्ट में आकर रात को वापस घर आ गया शाम को, इसे ये साइक्लिक पैटर्न है, ये भूला नहीं है, वापस अपने घर आ चुका है। चलिए तो ये जो है यहाँ साइक्लिक पैटर्न हो गया। क्लियर? अब इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे है सुनिए। नॉन साइक्लिक पैटर्न इट अकर्स इन ग्रेना, fine, and here this cyclic pattern occurs in stroma, thylakoid, or can say Fred channel or intergranum. Here product is ATP, NADPH and oxygen, molecular oxygen. But here product is only and only ATP. Here movement of electron occurs always in cyclic pattern due to the absence of photosystem 2 and ferredoxin in stroma thylakoid. That's why here electron move in cyclic pattern. Clear? But here electrons move in non-cyclic pattern. Here electrons which are emitted by photosystem 2 is further taken up by photosystem 1 which comes in ground state, and here photolysis of water is present which is absent in this stage. And during photolysis of water, electron emitted which is taken up by photosystem 2 and it comes in ground state. Clear? Here for the photolysis of water, chloride, iron, manganese and calcium are required. This is important, already asked in IPMT. And next, here only ATP is synthesized, why there ATP, NADPH and oxygen are synthesized. Clear? और बाकी सारी प्रोसेस क्या होती हैं बच्चों, दोनों में सेम है। अब अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि फोटो सिस्टम्स कैसे बनते हैं, तो आपको बताना है फोटो सिस्टम 2, इसमें क्या है P680 बच्चों। यहाँ पर जो है क्लोरोफिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है क्लोरोफिल ए बच्चों ये 660 होगा। सबसे पहले तो मैं 680 लिख दे रही हूँ क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर है। देन क्लोरोफिल 670 है, देन क्लोरोफिल 660 है, देन क्लोरोफिल बी है। यानी बच्चों यहाँ अगर हम देखें ना तो ये इसका रिएक्शन सेंटर क्या है, क्लोरोफिल 680 जो एक्चुअली रिएक्शन को स्टार्ट करता है। ठीक है, और बाकी क्लोरोफिल 670 660 इसका मतलब इतने इतने वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा। बाकी तो कैरोटिनॉइड्स हो गए, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, पीसी है, फेरिडॉक्सिन है, इसके अलावा क्लोराइड, मैग्नीज, आयंस हैं, ये सब बनाते हैं फोटो सिस्टम 2। आपको फोटो सिस्टम 2 ऐसे बताना है बच्चों, फोटो सिस्टम 2 इज मेड अप ऑफ
chlorophyll A680, chlorophyll A670, chlorophyll A660, then chlorophyll B, carotenoids, pheophytin, plastoquinone, cytochrome complex, PC and chloride and manganese calcium ions. इनसे मिलकर के बना है. Here chlorophyll 680 start the reaction, that's why considered as reaction center, and rest photosynthetic pigments are called antennae molecule or LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. यहाँ बच्चों बहुत कंफ्यूजन है इस लाइन को. एनसीईआरटी में आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़िएगा. आपको लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए बे या यूँ रिएक्शन सेंटर क्या है 680 है. बाकी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं उनको यहाँ पर एंटीनी मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहा गया है. यानी फोटो सिस्टम्स के दो पार्ट है, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और एक रिएक्शन सेंटर. आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट. Now the next here photosystem 1, it is made up of, अब देखो क्लोरोफिल 680 मैक्सिमम वेवलेंथ ही एब्जॉर्ब कर लेगा. इसके बाद आपको बताना है क्लोरोफिल ए 700 है. इसके अलावा क्लोरोफिल ए 690 है और 683 है. इससे बच्चों क्लोरोफिल ए का ही टाइप है. ठीक है. इसके बाद आपको भी बोलना है यहाँ पर क्लोरोफिल बी है, देन कैरोटिनॉइड्स हैं, फिर आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, पेरिडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड पीसी. ये सब फोटोसिस्टम 1 बना रहा है. इट मीन्स फोटोसिस्टम 1 इज मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए 700, क्लोरोफिल ए 690, क्लोरोफिल ए 683, देन क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, FES, पेरिडॉक्सिन, PQ, साइटोक्रोम, PC. ये सब मिलकर के फोटोसिस्टम 1 बना रहे हैं. ठीक है. इसमें भी जो रिएक्शन सेंटर है बच्चों क्लोरोफिल ए 700 है. ये रिएक्शन को स्टार्ट करता है. दिस इज कंसिडर्ड एज रिएक्शन सेंटर एंड रेस्ट आर कॉल्ड एंटीनी मॉलिक्यूल और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. तो बहुत क्लियर कट मेरी बात आप लोग सुन लो कि जो यहाँ फोटो सिस्टम है ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर से मिलकर बना है. चलिए बच्चों नेक्स्ट डायग्राम अब हम लोग देखते हैं कैसे एटीपी बनेगा और कैसे उसके लिए जो है उसको एक्सप्लेन किया गया कि ये सारी रिएक्शंस किस तरह से जो है पीटर मिशेल की केमियोस्मोटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करती है. चलिए बच्चों नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं. चलिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक साइक्लिक और दूसरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ा. और हम लोगों ने उस डायग्राम में भी ये दिखाया कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक पैटर्न में एटीपी की सिंथेसिस हो रही है. लेकिन प्रोटॉन्स किस तरह से थैलक और ल्यूमन में आते हैं और क्यों वो एटीपी की सिंथेसिस करते हैं, जस्ट हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ना है फोटोफॉस्फोराइलेशन में कीमोस्मोटिक थ्योरी पीटर मिशेल की. राइट. वो ये एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट इस थैलक और ल्यूमन के अक्रॉस क्रिएट होता है जो यहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बच्चों सबसे पहले मैंने कहा था इटेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये एक्टिव प्रोसेस है. और एक्टिव प्रोसेस क्यों है? क्योंकि सोलर एनर्जी का यूज़ यहाँ प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से थैलक और ल्यूमन में पंप करने के लिए रिक्वायर्ड है. क्लियर है. तो होता क्या इस पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी मैंने बोला था कि थैलक और ल्यूमन जो इसकी मेम्ब्रेन है उसमें पिगमेंट्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट कैरियर्स के थ्रू मूव करते हैं और उस ड्यूरेशन में ही प्रोटॉन अंदर की ओर पंप होता है. ठीक है. तो अब आप देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले PS2 PS1 हम लोगों ने पढ़ा था. दोनों पे लाइट गिर रही है. लाइट गिरते ही दोनों ने इलेक्ट्रॉन इमिट किया और तुरंत ही वाटर की फोटोलाइसिस हुई. वाटर की फोटोलाइसिस से इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया. ठीक. जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ वो तो यहाँ पे आ गया और फाइनली P680 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन के प्लास्टोक्विनोन लेता है. लेकिन ये थोड़ा सा थैलक और ल्यूमन में बाहर की ओर होता है. इससे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से ले सकता है लेकिन प्रोटॉन को स्ट्रोमा से रिमूव कर लेता है क्योंकि ये थोड़ा सा थैलक और ल्यूमन में बाहर की ओर है. अब PQH2 ये प्लास्टोक्विनोन बना लेगा बच्चों. फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स जो ये प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा और प्रोटॉन्स फर्दर देखिए आप यहाँ पे पंप हो जा रहे हैं. ठीक. क्योंकि प्रोटॉन कैरियर नहीं होता साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स. सेम वही चीज़ है. अब आप ये देखिए कि जैसे प्रोटॉन्स को ये पंप करेगा फर्दर ये इलेक्ट्रॉन इट वाज टेकन अप बाय प्लास्टोसाइनिन व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ थैलाकोइड मेम्ब्रेन. क्लियर. नाउ यही जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन PC से होता हुआ बच्चों फोटो सिस्टम 1 ले लेता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जब लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर चुका होता है. ठीक. तो ये भी ग्राउंड स्टेट में आ गया और वाटर की फोटोलाइसिस से ये भी ग्राउंड स्टेट में आ गया.
लेकिन इसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन बच्चों ये फोटो सिस्टम 1 को ग्राउंड स्टेट में लाता है और फोटो सिस्टम 1 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन पैराडॉक्सिल FNR से होता हुआ NADP+ को रिड्यूस करता है और प्रोटॉन इसके लिए वो स्ट्रोमा से ही लेता है। क्यों? क्योंकि FNR जो है वो यहाँ पर थैलाकॉइड ल्यूमेन की जो मेम्ब्रेन है उसमें स्ट्रोमल साइड पे होगा, थैलाकॉइड ल्यूमेन पर ही होगा लेकिन स्ट्रोमल साइड में होगा, यदि बाहर की ओर होगा। तो यहाँ NADP+ मिल जाता है, NADP+ इलेक्ट्रॉन इससे लेता है और प्रोटॉन स्ट्रोमा से रिमूव करके NADPH पे कन्वर्ट कर देता है। अब आप सोचिए ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन फ्लो चल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन फ्लो का पर्पस क्या है? ये सारे प्रोटॉन्स को अंदर पंप ही तो कर रहा है। आप सोचिए स्ट्रोमा से प्रोटॉन को उठाकर अंदर की ओर पंप करना, यानी प्रोटॉन बाहर थे ज़्यादा वो अंदर आए, लेकिन बाद में यहाँ उसका कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स का ज़्यादा करने के लिए पंपिंग होगी ना, इससे आप कहते हो कि एक्टिव प्रोसेस है, इससे प्रोटॉन्स को पंप करता है। पर जो 3 स्टेप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स अगर अंदर पंप हो रहे हैं तो अंदर प्रोटॉन ज़्यादा और बाहर प्रोटॉन्स कम है। आपने यहाँ लिखा भी हुआ है स्ट्रोमा में लोअर प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन बाहर पूरा स्ट्रोमा में कम होगा और इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ग्रेडियंट या डिफरेंस इन अमाउंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है ये प्रोटॉन ग्रेडियंट या डिफरेंस क्रिएट होता है। क्लियर है? कौन से 3 स्टेप्स है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 3 स्टेप कौन से बच्चों? एक तो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स विच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में अंदर की ओर है तो ये वाटर को स्प्लिट करके प्रोटॉन को यही रिलीज करता है। फाइन। प्लास्टोक्विनोन बाहर की तरफ है तो प्रोटॉन्स को वहां से तो ले लेगा, लेकिन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इसको अंदर की ओर काम कर देता है। ठीक। और थर्ड यहाँ आप FNR को देखो, FNR अगर प्रोटॉन्स को अंदर पंप नहीं कर रहा है लेकिन स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिमूव करके NADPH में तो कन्वर्ट कर रहा है। तो ये 3 ऐसे स्टेप है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसीलिए प्रोटॉन्स अंदर की ओर ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जो प्रोटॉन्स की पंपिंग बच्चों अंदर थैलाकॉइड ल्यूमेन में ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट करती है। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट और इधर क्या हो जाएगा लो। तो हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट के कारण बच्चों क्या होगा, इसके अंदर प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन्स को मोशन में लाने के लिए फोर्स जनरेट हो जाएगा। आप खुद सोचो कोई चीज़ बाहर कम है अंदर बहुत ज़्यादा है तो एक टाइम आएगा ना जिससे ये निकलने की कोशिश करेगा बाहर, लेकिन क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इट इज सिंपल वेहिकल फॉर द प्रोटॉन्स तो इसको ये क्रॉस नहीं कर सकता। फाइनली इसको क्या मिलेगा? CH0 CF1। आपने F0 F1, F0 इंट्रिंसिक प्रोटीन है, F1 क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर क्यों निकला हुआ है। ठीक। इनके थ्रू प्रोटॉन्स जो है आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो बच्चों जो यहाँ CF1 है एक्चुअली वही ATP सिंथेज एंजाइम है। आप इसे ATPase नहीं कहेंगे, कोई ATPase क्या करता है? ATP की हाइड्रोलाइसिस करता है और ATP सिंथेज या सिंथेटाइज ये ATP की सिंथेसिस करता है। तो ये ATP सिंथेज एंजाइम है CF1, ये जो है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और इसकी एक्टिवेशन से क्या होगा, ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर ATP की सिंथेसिस को कैटालाइज करता है, इसीलिए ATP बनती है। क्यों ATP बन रही है? क्योंकि अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, अंदर प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करके इसको बाहर निकालेंगे। बच्चों एक चीज़ और, जब स्ट्रोमा से थैलाकॉइड ल्यूमेन में प्रोटॉन्स पंप करते हैं, थैलाकॉइड से बाहर स्ट्रोमा से थैलाकॉइड में प्रोटॉन्स की क्या होती है? पंपिंग होती है, अपहिल मूवमेंट है। और यहाँ से प्रोटॉन्स का यानी थैलाकॉइड ल्यूमेन से प्रोटॉन्स का मूवमेंट बाहर की ओर स्ट्रोमा की ओर, ये क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, क्योंकि इस प्रोटॉन्स की डिफ्यूजन को फैसिलिटेट कौन कर रहा है? ये प्रोटीन्स कर रहे हैं। इससे ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू बाहर जाएगा लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू अंदर आएगा। ये आपको क्लियर है? देखिए यही स्टेप मैंने लिखा है ETS। It causes electrochemical proton gradient will develop a proton motive force. Due to this proton motive force, backflow of proton starts from thylakoid lumen to the stroma through CF0 CF1 complex. At that time, the CF1 or ATP synthase enzyme activate, which catalyzes synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate. This is chemiosmotic theory of detonation. So this is all about the light reaction. Light reaction में ATP क्यों बन रहे हैं, ये बच्चों शायद आपको क्लियर है। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने लाइट रिएक्शन पढ़ा है। लाइट रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है कि उसमें ATP और NADPH बन रहा है। ऑक्सीजन तो एज अ बाई प्रोडक्ट निकल गया, लेकिन जो ATP है और NADPH है इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ सेल, क्योंकि अब फर्दर CO2 के रिडक्शन में यही दोनों यूज होने वाले हैं। इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर ऑफ अ सेल। बच्चों अब नेक्स्ट आता है इसमें डार्क रिएक्शन। मैंने कहा था डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। ठीक है। इस डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज।
अब वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाए या स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, वो अलग है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट्स यहाँ पे फूड बनाते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों सुक्रोज के फॉर्म में, क्योंकि नॉट डेंसिंग शुगर है, बट इसका स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में है। ठीक है, चलिए तो अब बच्चों इस डार्क रिएक्शन में पहली बात तो ये स्ट्रोमा में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। भी कह देते हैं इसको क्योंकि डार्क है। डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है, ऑल्दो इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट। इससे कहते हैं ना कि डार्क रिएक्शन इज अ मिसनॉमर। लगता है डार्क रिएक्शन की डार्क में हो, जैसा कि हम लाइट रिएक्शन को कहते हैं लाइट में होती है, वैसे ये मिसनॉमर है। ऐसा लगता है कि डार्क रिएक्शन डार्क में होती है, बट मिसनॉमर इसलिए है बिकॉज इट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑल्सो। क्लियर, लाइट की जरूरत नहीं है, ऑल्दो इट कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑल्सो, राइट। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। इस नाम पे भी बचो आया है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन उसमें आपको कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ मेसोफिल सेल्स। क्लियर, चलिए बच्चों अब डार्क रिएक्शन में 3 टाइप की रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट रिएक्शन विच इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब फिक्सेशन ऑफ CO2। सेकेंड है बच्चों रिडक्शन। रिडक्शन ऑलवेज अकर विद द हेल्प ऑफ NADPH जो अपना हाइड्रोजन लेकर के फर्दर इसको रिड्यूस करता है। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड रीजनरेशन, मतलब रीसिंथेसिस ऑफ हियर RUBP एंड हियर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट एंड RUBP, इनकी रीसिंथेसिस हो, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब CO2 फिक्स करने के लिए बच्चों यहाँ 5 कार्बन कंपाउंड C3 साइकिल में यहाँ पर RUBP है तो इसका रीजनरेशन हो जाए, फिर से बन जाए, और यहाँ पर RUBP भी प्लस यहाँ पर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट ये भी फिर से रिसिंथेसाइज होते हैं, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। अब बच्चों ये साइकिल जो होती है ना 3 टाइप की डार्क रिएक्शन में, C3, C4 एंड CAM, क्रेसोलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि जो C3 साइकिल है क्यों C3 कहा जाता है? क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है इसका क्या है? PGA 3 कार्बन कंपाउंड। तो ये 3 कार्बन कंपाउंड PGA है बच्चों, इसको C3 साइकिल कहते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल। क्लियर है? तो आपको बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, चाहे C3 साइकिल हो, चाहे C4 साइकिल हो, चाहे क्रेसोलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म भी क्यों ना हो, इन सब में ये 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती ही होती हैं। क्लियर बच्चों, नॉर्मल टाइप का जो हम लोग प्लांट देखते हैं ना, ये नॉर्मल टाइप का प्लांट जो है C3 प्लांट है, और एक्सेप्शनली जो हाईली प्रोडक्टिव है वो C4 है। इसकी बात हम लोग बाद में करते हैं, पहले इधर बात करते हैं। मैंने कहा था बच्चों यहाँ 3 टाइप की रिएक्शन से। देखिए सबसे पहले इसमें होता है रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ये प्रेजेंट है, ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है, कीटो शुगर है ये। इसमें फर्स्ट और 5th कार्बन दोनों पर ही फॉस्फेट है, इसे आप कहते हो रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। बच्चों रिबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट रोबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 का फिक्सेशन करके या कार्बोक्सिलेशन करके इसको कन्वर्ट करता है 3 कार्बन कंपाउंड PGA में। क्लियर है? अब ये 3 कार्बन कंपाउंड PGA फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, इससे आप इसको कहते हो कि ये जो PGA है ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, 3 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 साइकिल। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है? PGA, राइट? ये आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज मेड अप ऑफ, और ऑप्शन में आ जाएगा 3 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड या 5 कार्बन कंपाउंड, तो आपको 3 कार्बन कंपाउंड कहना है। नेक्स्ट बच्चों यही PGA फर्दर ATP लेके एक्टिवेट होगा और देन NADPH से रिड्यूस होकर ये यहाँ पर ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और बच्चों एक्चुअली यहाँ देखा जाए ट्रायोस फॉस्फेट है क्या, तो ट्रायोस फॉस्फेट बच्चों ये PGA है, PGA है। यहाँ पे क्या होता है PGA से PGL बन रहा है। आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे वहाँ उल्टा होता है, वहाँ PGA से जो है PGA बनता है, और ये क्या है PGA से PGL है, इससे इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, यानी ग्लाइकोलाइसिस का क्या रिवर्स हो रहा है, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। क्लियर? तो बच्चों फर्स्ट प्रोसेस क्या है? नंबर 1 इज कार्बोक्सिलेशन, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, देन कार्बोक्सिलेशन के बाद फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन PGA बनता है, ये ATP से एक्टिवेट होकर NADPH से रिड्यूस होकर
देन कन्वर्ट इसका रिडक्शन हुआ और ये कन्वर्ट हो गया PgL यानी ट्रायोस फॉस्फेट में। क्लियर है बच्चों, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। अब आप ये देखिए 2 ATP यूज हुआ, 2 ATP में कन्वर्ट हो गया, 2 NADPH यूज हुआ, ये ऑक्सीडाइज होकर NADP में कन्वर्ट हो गया और इसका हाइड्रोजन लेके ये ट्रायोस फॉस्फेट बनाता है। अब इस ट्रायोस फॉस्फेट PgL के कुछ मॉलिक्यूल बच्चों शुगर बनाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल फिर से जो है रीजनरेशन में काम आ जाएंगे, यानी ये रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट है ना, तो ये रिबुलोज 5 फॉस्फेट आ जाएगा। रिबुलोज 5 फॉस्फेट फर्दर ATP का फॉस्फेट लेकर एक्टिवेट होकर रीजनरेट होकर फिर से बना देगा RUPP। Here 3 types of reactions are present, like the first one which is called carboxylation, the second one which is called reduction, and the third one this is called regeneration. 3 main reaction है बच्चों। इतनी डिटेल साइकिल जो आप पढ़ते हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? इसी साइकिल पे बेस आपसे क्वेश्चन आएगा बच्चों। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट ये 5 कार्बन है, 1 कार्बन CO2 के फॉर्म में आ गया, 6 कार्बन हो गया, तो 3 कार्बन कंपाउंड PgA बना, ये 2 मॉलिक्यूल बनेगा PgA। तो 6 2 यहाँ 3 कार्बन है तो 3 2 6 हो गया, राइट। लेकिन होता है कि एक्चुअली बच्चों जैसे रिबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट 5 कार्बन है, ये CO2 1 कार्बन है, 6 कार्बन हो गए, और 6 कार्बन जब भी साइकिल 6 टर्न चलेगी तब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 टर्न ये साइकिल चलेगी तब 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। तो 6 टर्न में क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ये 5 और 1 6 कार्बन हो गया, 6 टर्न में कितना होगा 36 कार्बन। ठीक, कार्बोक्सिलेशन के बाद जो PgA 3 कार्बन बना एक्चुअली 12 मॉलिक्यूल बनता है, तो 12 3 36 हो गया, 36 इधर था 36 इधर हो गया, राइट। अब 36 ही रिड्यूस होकर के यहाँ आप देखेंगे तो आपको 12 मॉलिक्यूल PgL के बन जाएंगे, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज या शुगर बनाने के काम में आ जाएगा, और 10 मॉलिक्यूल्स बच्चों 5 टाइम्स रीजनरेट होकर RUBP बनाएगा। यानी आप इस तरह से कैलकुलेट करके देखिए कि C3 साइकिल में सिंगल टर्न में कितने ATP कंज्यूम हो रहे हैं। 2 ATP रिडक्शन के एक्टिवेशन के लिए है और 1 ATP रीजनरेशन के लिए, 3 ATP हो गए, और कितने NADH कंज्यूम हो रहे हैं, 2 NADH रिडक्शन के लिए, तो 3 ATP 2 NADPH सिंगल टर्न में चाहिए। तो 6 टर्न में कितने ATP चाहिए, 6 3 12 ATP और 6 2 12 NADPH चाहिए। ठीक है, यानी बच्चों आप ये कह सकते हो यहाँ टोटल अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ तो 6 टर्न इस साइकिल का चाहिए, 6 टर्न्स, राइट। कितने ATP चाहिए, 18 ATP चाहिए 6 टर्न में, और कितने NADPH चाहिए इसमें, 12 NADPH ये चाहिए, तब जाकर के ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बनता है। यानी बच्चों क्वेश्चन इसमें किस तरह से आएगा, ये नॉर्मल प्लांट है, आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या है, आपको बताना है RUBP, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम कौन सा है, रूबिस्को, रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब जब CO2 में अवेलेबल हो जाए ज़्यादा तो ये CO2 के लिए ज़्यादा कार्बोक्सिलेज कितना एक्ट करेगा, अगर इसको ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल है CO2 से तो उस कंडीशन में ऑक्सीजनेज की तरह भी एक्ट करेगा, इसीलिए इसको कहते हैं मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन दिस अर्थ। टोटल सेल के एंजाइम का 16% एंजाइम रूबिस्को ही है। क्लियर। अब रूबिस्को की प्रेजेंस में फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर RUBP, फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम रूबिस्को, फर्स्ट डबल प्रोडक्ट PgA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज 3 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ हाउ मेनी टर्न्स ऑफ द साइकिल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यू हैव टू से दैट 6 टर्न्स। In 6 turn total how many ATP and NADPH are required, then you have to say that 18 ATP and 12 NADPH। इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं सिंगल टर्न में 3 ATP और 2 NADPH चाहिए। ठीक है, तो ये C3 साइकिल आई होप समझ में आपको आ गया होगा, जैसे वीट वगैरह है मोस्टली प्लांट नॉर्मल जो है वो C3 ही है। लेकिन बच्चों जो C4 साइकिल है जिसको हैसलैक ने डिस्कवर किया था, बच्चों देखो राइट रिएक्शन आपने पढ़ा है उसको रॉबर्ट हिल ने डिस्कवर किया था। यहाँ C3 साइकिल आप पढ़ रहे हैं, केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन बेंसन ने कार्बन का C14 आइसोटोप यूज करके इस साइकिल को डिस्कवर किया था। नाउ C4 साइकिल है ये। C4 साइकिल को बच्चों हैच और स्लैक ने डिस्कवर किया था। इसमें भी इन्होंने C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन का ही यूज किया था। बच्चों C4 प्लांट्स क्या है, इस पे बेस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो जो आपसे पूछे जा चुके हैं वो है मेज, शुगर केन एंड सॉर्घम।
सॉर्गम कहते हैं बच्चों ज्वार को। अब आप ये सोचिए कि मेज है, शुगर केन है, सॉर्गम है, ये 3 डिफरेंट प्लांट्स हैं जो C4 प्लांट्स हैं। क्यों कहा हमने इसे C4 प्लांट्स? तो इसलिए कहा क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है, राइट। इससे जो है बच्चों आप इसे कहते हैं 4 कार्बन कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C4 साइकिल एंड द प्लांट्स आर कॉल्ड C4 प्लांट्स। तो C4 प्लांट बच्चों ज्यादातर तो मोनोकॉट्स ग्रैमिनी फैमिली के मेंबर हैं सारे, वो भी व्हीट नहीं आएगा यहाँ पे, ओट्स नहीं आएगा यहाँ पे, ये सभी तरह आ जाएगी। लेकिन कुछ इसमें डाइकॉट्स भी हैं जैसे चिनोपोडियम, सार्सोला, अमारंथस वगैरह है। बट आपको ये 3 नाम पूछे जाते हैं, इन तीनों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। इसमें C4 साइकिल को डिस्कवर किया था हैच एंड स्लैट ने। ये जो है साइकिल एक्चुअली ये जो प्लांट होते हैं ना वो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में है, मतलब इन प्लांट्स की कंपैरेटिवली ज़्यादा ड्राई कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि इनमें वाटर लॉस कम होता है। क्लियर है बच्चों। ये हाईली प्रोडक्टिव भी होते हैं क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन जैसा नेगेटिव प्रोसेस जो है वो यहाँ पर नहीं होता है जबकि इसमें होगा। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? लाइट के प्रेजेंट में अगर RUBP CO2 से कंबाइन करने की बजाय ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन उसके सराउंडिंग में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके तब वो फोटो रेस्पिरेशन करता है। फोटो रेस्पिरेशन में कोई एनर्जी नहीं बनती है बल्कि फिक्स्ड CO2 लॉस ही होते हैं, इससे इसको डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन को कहा गया है, ठीक है। C4 प्लांट से बच्चों आप देखिए ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में प्रेजेंट ये प्लांट है। इनमें देखिए एटमॉस्फेयर से CO2 लेने वाला फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और ये क्या है बच्चों, ये यहाँ पर जो है 5 कार्बन कंपाउंड है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट बच्चों 5 कार्बन कंपाउंड है, राइट। तो फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये जो है बच्चों 5 फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन है ये, तो बच्चों 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये मेरे दिमाग में RUBP और ये था 5 कार्बन, ये था फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, और ये एटमॉस्फेयर से CO2 लेकर के यानी 3 कार्बन और 1 4 कार्बन हो गए। ये पेप्टेज यानी पेप कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन हो गया बच्चों। NADPH का रिडक्शन करके ये मैलिक एसिड बना देगा, उससे NADPH है ना उसका हाइड्रोजन देखिए खुद रिड्यूस होगा और मैलिक एसिड बना देगा। फर्दर यही मैलिक एसिड जब यहाँ पर शिफ्ट होती है बंडल शीट सेल में, पहले सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा था, लीजोफिल सेल में। फर्स्ट CO2 फिक्सेशन कहाँ था, लीजोफिल सेल में। लेकिन जब मैलिक एसिड यहाँ बंडल शीट सेल में डिफ्यूज होती है तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के बाद पायरुविक एसिड बना देगा। बच्चों ये 4 कार्बन कंपाउंड है। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 निकल गया, 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड रह गया, C3 एसिड लिखा हुआ है NCERT ने, और इसको C4 एसिड लिखा हुआ है। तो बच्चों जब भी यहाँ 3 कार्बन वाला फॉस्फोइनोल पायरुवेट CO2 से कंबाइन करेगा तो ये 4 कार्बन एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एंड देन मैलिक एसिड बनाता है, और मैलिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ये बना देगा पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड C3 एसिड, और जो CO2 रिलीज हुई है वो C3 साइकिल में यूज हो जाएगी, ठीक, और ग्लूकोज बन जाएगा, शुगर बन जाएगी। साइमल्टेनियसली मैंने इसको ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इसके रिडक्शन के लिए यहाँ पर आप देखिएगा एक NADPH यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा, एक NADPH बना भी देगा, तो ये नेट क्या हो गया 0, ये बन गया। तो अब हाइड्रोजन निकली होगी तभी तो मैंने कहा कि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, हाइड्रोजन के निकलने से ये हाइड्रोजन इज देन पिक्ड अप बाय NADP+ and it is reduced into NADPH, and simultaneously CO2 is also evolved which is consumed in C3 cycle by RUBP 5 कार्बन कंपाउंड इस CO2 को लेकर के यहाँ पे PGL बना के शुगर बना देगा, राइट। अब 3 कार्बन कंपाउंड बच्चों ये पायरुविक एसिड है। ये पायरुविक एसिड जैसे ही डिफ्यूज होकर के यहाँ पे आता है इस मीसोफिल सेल में, तो यहाँ ये पायरुविक एसिड बच्चों फिर रीजनरेट होता है, रीजनरेट होकर पेप बनाएगा, उसमें ATP यूज तो करेगा, लेकिन वो ATP AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जब ATP की हाइड्रोलाइसिस होती है ना तो ATP कन्वर्ट होता है किसमें, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, और फर्दर अगर हाइड्रोलाइज हो जाए तो AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। 2 फॉस्फेट जो रिलीज हुई है ना इट इज इक्वल टू 2 ADP, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ओल्डर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी एक फॉस्फेट रिलीज करता है, सेकेंड फॉस्फेट भी इतनी ही एनर्जी रिलीज करता है, इससे हमने इसको इक्वल टू 2 ADP कहा। क्लियर है। तो बच्चों C3 साइकिल C4 साइकिल इसमें दोनों होते हैं। अब जो यहाँ पर है, यहाँ तो C3 साइकिल में मैंने कह दिया कि टोटल 18 ATP और 12 NADPH कंज्यूम होते हैं, वो तो वहाँ पर होंगे ही होंगे।
और 6 टर्न साइकिल ये भी चलेगा, तब होंगे। इसका मतलब 6 टर्न ये साइकिल चल रहा है, तो पूरा साइकिल बच्चों 6 टर्न चल रहा है। तो 6 टर्न में यही एटीपी जो 2 एटीपी के बराबर काउंट हुआ है, 6 टर्न में 12 एटीपी हो जाएगा। 18 एटीपी यहाँ यूज हो रहा है, 12 एटीपी ये यूज हो रहा है, इज इक्वल टू 30 एटीपी। 12 एटीपी आप यहाँ से काउंट करेंगे, राइट। और एनएडीपीएच केवल यही यूज हो रहा है रिडक्शन में। तो अब आप बच्चों देखिए यहाँ पर, मैं अगर ये पूछूं इसका फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या है, तो आपको कहना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। इट इज 3 कार्बन कंपाउंड। फाइन। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम क्या है, पेप्टेज। इसका मतलब यह है बच्चों कि पहला CO2 फिक्सेशन जो है वो कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल में, राइट। अब यही जो है ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, तो मेसोफिल सेल में ना बन करके कहाँ बन रहा है, बंडल शीथ सेल में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि 2 टाइम्स CO2 का फिक्सेशन है। एक तो यहाँ पेप के थ्रू है और दूसरा यहाँ RUBP के थ्रू। 2 टाइम्स CO2 का फिक्सेशन है बच्चों। 2 टाइम्स रीजनरेशन भी होगा, एक बार पेप बनेगा यहाँ और RUBP फिर से बनेगा, रीजनरेट होगा। 2 टाइम रीजनरेशन भी है। और इसके अलावा बच्चों रिडक्शन भी 2 टाइम्स है। एक बार रिडक्शन यहाँ हो रहा है और एक बार रिडक्शन आप देखेंगे तो यहाँ हो रहा है, राइट। तो यहाँ भी और कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है, रीजनरेशन प्रोसेस चल रहा है। तो 2 टाइम्स CO2 का फिक्सेशन होगा। 2 टाइप्स की सेल्स में बच्चों यहाँ पर जो है CO2 का फिक्सेशन है, 2 टाइप्स की सेल्स जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो है 2 टाइप्स की सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व है बच्चों। यहाँ एक हम लोग कहते हैं क्रांज एनाटॉमी होती है। क्रांज एनाटॉमी क्या है, मेसोफिल सेल में नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर देखा जाए नॉर्मल प्लांट्स में, तो वैस्कुलर बंडल को उनकी लीफ में सराउंड करता है बंडल शीथ सेल, जो कि नॉर्मली पैरेंकाइमेटस होती है। लेकिन यहाँ क्या है, क्लोरेंकाइमेटस है, यानी बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज साइज के हैं, लेकिन एक ग्रैनल है। ग्रेना नहीं है, स्कैटर्ड थैलाकॉइड है। तो ग्रेना नहीं है, स्कैटर्ड थैलाकॉइड है, इसे एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट होगा। एक ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड क्रांज एनाटॉमी। क्रांज का मतलब होता है नेकलेस। नेकलेस की तरह जो है यहाँ पर चारों तरफ से सराउंड करेगा। जैसे मान लीजिए ये वैस्कुलर बंडल है, तो चारों तरफ से बंडल शीथ बच्चों इसको सराउंड करती है ना। उसी बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट कंसेंट्रिकली अरेंज है, लार्ज साइज, लेकिन एक ग्रैनल है, ग्रेना नहीं होगा, वहां पर स्कैटर्ड थैलाकॉइड है। इसे वो क्या करेगा, केवल एटीपी बनाएगा, NADPH नहीं। तो रेस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी और NADPH के लिए ये डिपेंडेंट होता है किस पर, मेसोफिल सेल पर। प्लस बच्चों ये जो बंडल शीथ सेल है ना, ये कॉम्पैक्टली अरेंज है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, ये भी खास बात है। तो अब एक रीजन मैं आपको और बता दूं कि ये हाईली प्रोडक्टिव प्लांट है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के से यहाँ पर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। क्लियर है बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ RUBP के चारों तरफ हर वक्त CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन बाहर से अंदर डिफ्यूज नहीं हो सकती। तो जब RUBP के चारों तरफ CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कभी भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, हमेशा फोटोसिंथेसिस होगी। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये पेप। पेप की CO2 के लिए एफिनिटी RUBP से कहीं ज़्यादा है। एटमॉस्फेयर में कितना भी कम CO2 का पेप इसको ले लेगा, जबकि RUBP के लिए आप लोग कॉम्पनसेशन पॉइंट कहते हैं। C3 प्लांट का जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है बच्चों, वो 2 to 10 है, नहीं सॉरी 25 to 100 ppm है। ये C3 प्लांट है ना, C3 प्लांट के लिए जो CO2 कॉम्पनसेशन पॉइंट है वो 25 से 100 ppm है। मतलब इतना कम से कम CO2 तब ये जो है ये रेस्पिरेशन के बराबर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ इसका कॉम्पनसेशन पॉइंट 2 to 10 ppm कहते हैं। बहुत कम CO2 है, तब भी ये एटमॉस्फेयर से ले लेगा। तो RUBP के चारों तरफ बच्चों CO2 का कंसंट्रेशन हमेशा अगर ज़्यादा है, तो आप ये समझ लीजिए कभी भी यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। और क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कोई ATP तो बना नहीं रहा है, ऑल्दो जो फिक्स CO2 है उनको ये डिस्ट्रॉय ही कर रहा है। इससे आप ये कह सकते हो कि ये जो है यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है फोटो रेस्पिरेशन का, जो C3 में होता है, C4 में नहीं। क्लियर। तो बच्चों मैं अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ। पहली बात तो एक चीज़ और याद रखिएगा, RUBP आप जब भी रूबिस्को की बात करेंगे, रूबिस्को की एफिनिटी CO2 के लिए ज़्यादा है, ऑक्सीजन के लिए कम है। लेकिन एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा ही हो जाए, CO2 कम हो जाए, तो फोटो रेस्पिरेशन तब उस कंडीशन में करता है। अब इन दोनों में मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन है, RUBP 5 कार्बन कंपाउंड, जबकि वहाँ फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर क्या है, पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम बच्चों रूबिस्को है, लेकिन यहाँ फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम पेप्टेज है। 2 टाइप्स की सेल्स यहाँ इन्वॉल्व है, ये केवल मेसोफिल सेल में होता है, राइट। यहाँ जो है
एक ही टाइप का क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट क्या है, डाइमॉर्फिक है। 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट है। नॉर्मल टाइप का क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में है, जबकि ट्रांस एनाटोमी वाला क्लोरोप्लास्ट बंडल शीथ सेल में है। इससे ये डाइमॉर्फिक, डाइ मतलब 2, मॉर्फी मतलब फॉर्म 2 फॉर्म्स के क्लोरोप्लास्ट है। बच्चों यहाँ पे एक चीज और देखिए, CO2 का फिक्सेशन भी 2 टाइप्स है और ड्राई कंडीशन के लिए बना है, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल टाइप CO2 का फिक्सेशन है, नॉर्मल एंड फ्लैट है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पे इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जबकि इसकी एफिनिटी हाई टेम्परेचर पे ही ज्यादा है। CO2 ज़्यादा बढ़ा भी दोगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम CO2 को भी फिक्स करके वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है, यानी फोटोसिंथेटिक रेट को इंक्रीज कर देगा। ये इनमें डिफरेंस है बच्चों। अब ये प्लांट जो है इनमें वाटर लॉस भी कम है और यहाँ वाटर लॉस ज़्यादा होता है, तभी कहते हैं C3 प्लांट से C4 प्लांट्स आर इवॉल्व फ्रॉम C3 प्लांट टू मिनिमाइज वाटर लॉस एंड मैक्सिमाइज CO2 अवेलेबिलिटी। CO2 अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज कौन कर रहा है, ओबीसी पैक कर रहा है, और वाटर लॉस कम होगा। क्लियर है? तो बच्चों ये C3 और C4 प्लांट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे आपसे क्वेश्चन फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, फर्स्ट कैटालाइजिंग एंजाइम, फर्स्ट कौन सी सेल है जिसमें CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, जो फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर है कितने कार्बन है, कितना फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है कितने कार्बन कंपाउंड है, ये सारा है। लेकिन दोनों ही साइकिल 6 टर्न चलेगी, और दोनों ही 6 टर्न चलने पे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। फिर भी इसकी एफिनिटी में ज़्यादा कह रही हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ कम एनर्जी यूज़ करके भी फूड बन रहा है, लेकिन वो फूड डिस्ट्रॉय हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन से। यहाँ एनर्जी ज़्यादा यूज़ करके फूड बन तो रहा है, लेकिन कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है। चलिए, तो ये इस तरह से जो है यहाँ पे बच्चों C3 C4 कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं CAM। चलिए बच्चों, अब इसमें देखते हैं। अभी हम लोगों ने C3 साइकिल C4 साइकिल पढ़ी, बिल्कुल C4 साइकिल की तरह ग्रेनुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म है। बच्चों ये होता क्या है कि C4 प्लांट में अगर साइकिल चल रही है तब तो उसे हम कहते हैं C4 साइकिल है, लेकिन अगर सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स में ऐसी साइकिल चले तो इसको हम कहते हैं ग्रेनुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्यों कहते हैं ग्रेनुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म? एक्चुअली ग्रेनुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ग्रेनुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज दिस साइकिल was first discovered in Crassula plant and the family is Crassulaceae, वो भी सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स है, इससे इसको हमने CM कहा। क्रासुला या सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स क्या होता है? आपको एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों कि जो ज़ीरोफाइट्स होते हैं उनमें कंडीशन होती है कि भाई लीफ जो है स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाए, सो दैट ट्रांसपिरेशन रिड्यूस हो जाए, और स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ड्राई कंडीशन को बेयर करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए इसके अंदर म्यूसिलेज होता है। तो लीव्स क्या होती है? फ्लैशी होती है, इन्हें कहते हैं सक्यूलेंट लीव्स, और इस तरह से जो है ये सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स है। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं बच्चों सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स की। जितने भी सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं उनमें इस तरह की साइकिल प्रेजेंट होगी, जैसे कि यहाँ पाइनएप्पल हो सकता है, ब्रायोफिलम हो सकता है, एक ओपनशिया है जिसे कैक्टस कहते हैं वो दिया हुआ है यहाँ पर। पाइनएप्पल है, ब्रायोफिलम है, ओपनशिया है या कैक्टस कहते हैं, अलोए हो सकता है, अगेव हो सकता है, ये सारे ज़ीरोफाइट्स हैं बच्चों। तो इन सक्यूलेंट ज़ीरोफाइट्स हैं। इनमें खास बात ये होती है कि इनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा होता है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा बच्चों इसका मतलब वो स्टोमेटा जो नाइट में ओपन एंड डे में क्लोज हो। आप सोच सकते हैं बच्चों ये बात समझो कि अगर नाइट में स्टोमेटा ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, बिकॉज ट्रांसपिरेशन रेट इज अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड लाइट। तो नाइट में ओपन होगा ना तो हमेशा ट्रांसपिरेशन रेट कम होगा, प्लस नाइट में ही वो क्या करते हैं CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो C4 साइकिल में आपने पढ़ा था, पैप ने CO2 को एब्जॉर्ब किया और उसको फिक्स करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देन मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया, वही प्रोसेस यहाँ नाइट में चलती है। नाइट में जो इसको कहते हैं एसिडिफिकेशन, मैलिक एसिड का फॉर्मेशन है। तो ये करते क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स कर देते हैं मैलिक एसिड के फॉर्म में। नाइट में जब स्टोमेटा ओपन हुआ उस समय क्या हुआ, पैप ने CO2 एटमॉस्फेयर से लेकर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देन मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया। अब ये बच्चों मैलिक एसिड क्या होती है, वैक्यूल में स्टोर हो जाती है, राइट। और दिस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन बिकॉज एटमॉस्फेरिक CO2 इज कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड। अब डी एसिडिफिकेशन कब होता है, डे टाइम में जब सनलाइट अवेलेबल हो, यानी सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, ATP NADPH बन जाएगा। उस कंडीशन में रिवर्स प्रोसेस आगे वाली C4 साइकिल की आप देख सकते हो। अब वहाँ पे क्या था, जहाँ मैलिक एसिड बना, मैलिक एसिड आफ्टर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुविक एसिड एंड देन पायरुविक एसिड अगेन कन्वर्ट हो गया किसमें, पैप में। बिल्कुल वही प्रोसेस है। देखिए मैलिक एसिड है, डे टाइम में सोलर एनर्जी अवेलेबल है, ATP NADPH बन गया। अभी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से CO2 रिलीज कर रहा है और फिर से पायरुविक एसिड एंड रीजनरेट होकर पैप बना देगा। क्लियर बच्चों, जो CO2 रिलीज हुई है वो C3 साइकिल में यूज हो जाएगी, RU BP K2 और शुगर बन जाएगी, राइट। तो यहाँ भी क्या होता है
कि जो क्रेसुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म में नाइट में स्टोमेटोपन से CO2 का स्टोरेज है और डे में सोलर एनर्जी अवेलेबल होने से वही CO2 यूज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। यही प्रोसेस है। हम अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें बच्चों, अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करें ना किससे, C4 प्लांट से, तो C4 प्लांट्स में क्रांस एनाटॉमी है जो कि यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं, राइट। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ पर पेप्केस और रूबिस्को ये दोनों अलग अलग सेल्स में था। पेप्केस कहाँ था, मीजोफिल सेल में, और रूबिस्को कहाँ था, बंडलशील सेल में। यहाँ दोनों ही जो है वो एक सेम सेल मीजोफिल सेल में होंगे। अब आप सोचो मीजोफिल सेल में पेप भी है, आयु। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। भी है, लेकिन तब भी ये साइकिल पेप से स्टार्ट क्यों हो रही है, क्योंकि पेप की एफिनिटी CO2 के लिए एज कम्पेयर टू RUBP ज़्यादा है। क्लियर है, इससे पेप ही CO2 एब्जॉर्ब करेगा। फाइन, तो ये पूरा प्रोसेस बच्चों है क्रेसुलिसिन एसिड मेटाबॉलिज्म या ऐसे प्लांट को हम CM प्लांट्स कहते हैं। क्लियर, तो आप लोग को इस फोटो एक्टिव स्टोमेटा ध्यान देना है, नाइट में ओपनिंग है उसकी। बच्चों नेक्स्ट आता है फोटो रेस्पिरेशन। मैंने कहा था फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में एब्सेंट और C3 में प्रेजेंट है, बट होता क्या एक्चुअली, देखिए फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल कहते हैं क्योंकि फर्स्ट डबल प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे ग्लाइकोलेट बनता है, इसे ग्लाइकोलेट साइकिल भी इसको बोलते हैं। क्लियर है, तो फोटो रेस्पिरेशन 2 कार्बन कंपाउंड ग्लाइकोलेट बनने के कारण इसको यहाँ पे जो है C2 साइकिल कहा गया। बच्चों ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। अगर क्लोरोप्लास्ट में रूबिस्को को CO2 के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज़्यादा अवेलेबल हो जाए तो वो कार्बोक्सिलेज की बजाय ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा और तब कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन से। तो क्लोरोप्लास्ट को ऑक्सीजन लेकर के वहाँ से उसको ऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक PGA बना देगा और दूसरा 2 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोग्लाइकोलेट बना देगा और वही फॉस्फोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट में फाइनली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, इसके लिए कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, साथ साथ CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा और CO2 का कंसनट्रेशन कम और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। देखिए हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड लो CO2, ये कंडीशन है, राइट। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है, 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होता है, देन यही ट्रांसफर होगा ग्लाइकोलेट पेरोक्सीसोम को और वहाँ ग्लाइसिन में कन्वर्ट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से सेरिन बना करके फर्दर पेरोक्सीसोम में वो साइकिल के थ्रू ट्रांसफर कर देगी और वहाँ से वो ट्रांसफर फर्दर जो है वो ग्लिसरेट बनाएगा और ग्लिसरेट जो है वो फिर से शिफ्ट हो जाता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, फिर से PGA बना देगा। ये साइकिल बच्चों आपको इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% श्योर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आना। आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये प्रेजेंट किस में है, ऑब्वियसली C3 और C4 में एब्सेंट। क्लियर, आपसे पूछा जाएगा कौन से 3 ऑर्गेनेल्स से इसमें इन्वॉल्व है, क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सीसोम माइटोकॉन्ड्रिया, सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ये पॉइंट पे आ चुका है, ये पॉइंट पे आ चुका है, कहाँ प्रेजेंट कहाँ एब्सेंट ये आ चुका है। फोटो रेस्पिरेशन की प्रेजेंस के कारण ही C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होती है और C4 प्लांट में एब्सेंट होने के कारण उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, इसमें ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेनेल कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दीजिए, जनरली दिमाग में आता है माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, बट यहाँ नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन तो क्लोरोप्लास्ट को मिली है, तभी तो उसने ऑक्सीजन इसकी तरह एक्ट किया। तो एक क्लोरोप्लास्ट है, दूसरा पेरोक्सीसोम, राइट। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कभी भी ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनेल्स सीखें, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है ये फोटो रेस्पिरेशन वेस्ट प्रोसेस जो है 30 to 40% फिक्स CO2 को डिस्ट्रॉय कर देता है और कोई ATP भी नहीं बना रहा है, लेकिन प्लांट को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर लेता है। लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरोफिल का ऑक्सीडेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, उससे इसको प्रोटेक्ट कर लेता है। तो ये एक तरह से देखा जाए थोड़ा बहुत यूजफुल भी है। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फोटो रेस्पिरेशन। बच्चों चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग इसमें थोड़ा सा फैक्टर्स की बात कर लें कि फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करता है फोटोसिंथेटिक रेट को। चलिए देखिए, सबसे पहले एक आता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बच्चों लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वो फैक्टर जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रही है, क्लियर, और उस रिएक्शन को उस समय कई सारे फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हो, एट दैट टाइम दैट रिएक्शन विल बी लिमिटेड बाय दैट फैक्टर विच इज प्रेजेंट लीस्टेड अमाउंट। उस समय जो रिएक्शन रेट है वो उस फैक्टर से अफेक्टेड होगा
जो सबसे कम अमाउंट में होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लूँ कि मैं यहाँ पे टीच कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, कैमरा भी प्रॉपर है हमारा और बोर्ड और विजुअलाइजेशन वगैरह सब प्रॉपर है। कोई एक चीज़ ऐसी हो, कोई एक ऐसा फैक्टर हो, मैं बोल भी रही हूँ क्लियर है और आपको सुनाई भी बहुत क्लियर दे रहा है। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा फैक्टर जो थोड़ा सा कम हो जाए तो वो हमारी इस एक्शन रिएक्शन को लिमिट कर देगा, उसके रेट को डिक्रीज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी में लाइट ही कम हो जाए तो ऑब्वियसली रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा। मैं जो पढ़ा रही हूँ उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगा क्योंकि लाइट उसको इफेक्ट कर रही है, राइट। इसी तरह से बच्चों फोटोसिंथेसिस के अगर केस में इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो आप यूँ समझ सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कई सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है, लेकिन उस समय जो फैक्टर सबसे कम अमाउंट में होगा उसी से रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। मीन्स व्हेन एनी रिएक्शन इज affected by so many factors and the reaction rate is limited by that factor which is present least in amount, this is called law of limiting factor। बच्चों मैंने आपको एक वाटर का कल ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट जो है पढ़ाया था इसके पहले, तो मैंने आपसे कहा भी था कि जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में वाटर का क्या यूज है। जब हम लोग वाटर पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा भी था कि देखिए जितने हर्बेशियस पार्ट है उसमें वाटर बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट अगर ड्राई सीड है तो उसमें भी इनफैक्ट वाटर होता है 6 to 15%। इवन ड्राई सीड अदरवाइज वो डेड हो चुका होता। या फिर अगर मैं ये कह दूँ कि मेज प्लांट है, मेज प्लांट 3 लीटर वाटर पर डे एब्जॉर्ब कर लेता है, या एक मस्टर्ड प्लांट है जो अपने वेट के इक्वल विद 5 आवर वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर मैलन ओवर 92% उसमें वाटर है। ड्यू टू दिस हाई डिमांड ऑफ वाटर, वाटर इज जनरली लिमिटिंग फैक्टर। सो मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर क्या है, एक लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि सॉइल में बच्चों वाटर हमेशा कम होता है। हम लोग फर्टिलाइजर्स भले ही चाहे बहुत दिनों तक ना दें, लेकिन अगर वाटर आपने नहीं दिया प्लांट सूख जाएगा और डेड हो जाएगा क्योंकि वो लिमिटिंग फैक्टर है सॉइल में। सेकेंडली बच्चों जो प्रेजेंट कंसनट्रेशन CO2 का है, जैसे CO2 का कंसनट्रेशन 300 ppm से 360 ppm हो गया। अब 360 ppm से भी देखा गया कि अगर 450 ppm बियॉन्ड भी ले गए तो फोटोसिंथेटिक रेट C3 प्लांट्स में इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो प्रेजेंट कंसंट्रेशन CO2 की है इट इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर C3 प्लांट्स। तो प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट, नॉट फॉर द C4, क्योंकि C4 इतने में ही सैचुरेशन शो कर देता है, उसे फर्दर इंक्रीज होने की जरूरत CO2 की नहीं है। चलिए बच्चों वन बाई वन हम लोग एक एक फैक्टर को यहाँ पे डिफाइन करते हुए चलते हैं। देखें यहाँ पर क्या है, लाइट को हम लोग अलग अलग टर्म में डिफाइन करते हैं। फोटोसिंथेसिस का क्या इफेक्ट पड़ता है मैं आपको बताती हूँ बच्चों। देखिए जैसे ये कलर है, कलर के बेसिस पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो रेड लाइट में है। रेड के बाद बच्चों क्या है, ये ब्लू में है, और ब्लू के बाद नेग्लिजिबल क्या है, ग्रीन में है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन कलर मुझसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। अब आप कहोगे कि NCERT ने तो हर जगह रेड एंड ब्लू को एक साथ दिया है, लेकिन उसने वहाँ पर इमर्सन का एक्सपेरिमेंट भी दिया है और उसमें देखा है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट क्या है, रेड लाइट में है, और बियॉन्ड रेड लाइट जाने पे वो ड्रॉप कर जाता है। दिस इज कॉल्ड रेड ड्रॉप। क्लियर? तो आपको रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट देन इन ब्लू और नेग्लिजिबल इन ग्रीन कहना है। सेकेंड बच्चों इसमें आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ये इंटेंसिटी को डिफाइन करता है कि अगर लाइट इंटेंसिटी है और इसके रेस्पेक्ट में फोटोसिंथेटिक रेट देखा जाए, मान लो कि हम मिनिमम अमाउंट से इसको स्टार्ट करते हैं, तो मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करने पे जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती गई फोटोसिंथेटिक रेट आप देखिए बढ़ता जा रहा है। लाइट इंटेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हुई, फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज भी की गई लेकिन फोटोसिंथेटिक रेट कांस्टेंट रह गया, इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये ग्राफ क्या शो करता है, इसको आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है लाइट इंटेंसिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर। यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं और फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब इसके लिए क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट इंटेंसिटी ए शो कर रहा है, लिमिटिंग फैक्टर है। क्लियर बच्चों? बी वाला पॉइंट देखो, बी वाले पॉइंट में धीरे धीरे अब लाइट इंटेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं उस रेट में फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज नहीं हो रहा है जैसे प्रीवियसली हो रहा था। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अब लाइट इंटेंसिटी नो लॉन्गर बी आर लिमिटिंग फैक्टर। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक लाइट इंटेंसिटी अब लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहेगा। अदर फैक्टर बिकमिंग लिमिटिंग, अब दूसरे फैक्टर लिमिटिंग होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सैचुरेशन पॉइंट आ रहा है बच्चों। तो आपको ये बताना है ए रिप्रेजेंट द लाइट इंटेंसिटी इज लिमिटिंग फैक्टर, बी रिप्रेजेंट्स light intensity no longer be a limiting factor, other factor becoming limiting।
क्लियर? बच्चों सी वाला क्या बता रहा है? हियर लाइट इंटेंसिटी इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट इंटेंसिटी अब क्या है? कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि देखो ना, लाइट इंटेंसिटी आपने इंक्रीज किया, कोई इसमें रेट बढ़ ही नहीं रहा है, कांस्टेंट हो गया। अब बच्चों इसमें जो है बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट सैचुरेशन पॉइंट एट विच फोटोसिंथेटिक रेट इज मैक्सिमम। तो ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट है। अब इस पे इतनी लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेटिक रेट मैक्सिमम, इसके बाद कितना भी बढ़ा दोगे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर? और ई रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट। क्लियर? क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट बाई एक्सिस पे हम शो कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को अब आप ध्यान से समझ लीजिए। ए रिप्रेजेंट करेगा लाइट इंटेंसिटी इज अ लिमिटिंग फैक्टर। बी रिप्रेजेंट करता है लाइट इंटेंसिटी इज नो लॉन्गर बी लिमिटिंग फैक्टर। सी रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट इंटेंसिटी इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर। डी रिप्रेजेंट करता है बच्चों यहाँ पर लाइट सैचुरेशन पॉइंट, और ई रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक रेट। क्लियर? बच्चों नेक्स्ट आता है लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट। लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है? इट इज दैट लाइट इंटेंसिटी। पहले में तो कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या है? मान लो कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ जो वर्कर्स हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो उन्हें कॉम्पनसेशन मनी दे दिया जाता है, कितना अमाउंट दे दिया जाए जो इसको कॉम्पनसेट कर दे, राइट? यहाँ पर कॉम्पनसेशन पॉइंट का मतलब क्या? अगर मैं लाइट के रिस्पेक्ट में बोलूँ तो आपको कहना है लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट, मतलब दैट लाइट इंटेंसिटी एट विच फोटोसिंथेटिक रेट इक्वल्स टू द रेस्पिरेशन रेट। मतलब फोटोसिंथेसिस में जितना एटमॉस्फेयर से CO2 लिया जा रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू उतना ही रिटर्न हो जा रहा है, कॉम्पनसेट हो गया। बात समझ रहे मेरी? CO2 के रिस्पेक्ट में मैं बोल रही हूँ। CO2 के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि वो लाइट इंटेंसिटी जिसमें फोटोसिंथेटिक रेट रेस्पिरेशन रेट के बराबर हो जाए, मतलब वो लाइट इंटेंसिटी जिसमें जितना एटमॉस्फेयर से CO2 लिया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उतना ही रेस्पिरेशन के थ्रू रिटर्न हो गया, कॉम्पनसेट हो गया ना। इसका मतलब यह है कि वो लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट क्या हो सकता है? अर्ली मॉर्निंग एंड लेट इवनिंग। आई गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि फोटोसिंथेटिक रेट इज 10 टाइम्स फास्टर देन द रेस्पिरेशन रेट इन डे टाइम। डे टाइम में फोटोसिंथेटिक रेट बच्चों रेस्पिरेशन रेट से डबल होता है, सॉरी 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्लियर? तो इवनिंग टाइम ऐसा बचता है या मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है जैसे फोटोसिंथेटिक रेट रेस्पिरेशन रेट के बराबर हो जाता है। ठीक? नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि प्लांट के नीचे आप सोएंगे तो रेस्पिरेशन हो रहा हो कि वो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नॉर्मली नहीं होती। चलिए, तो ये लाइट कॉम्पनसेशन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट आता है सोलराइजेशन। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इंटेंस लाइट होगी बच्चों, तो क्लोरोफिल को वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, दिस इज कॉल्ड सोलराइजेशन। सोलर लाइट के इफेक्ट से क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन होना, दिस इज कॉल्ड सोलराइजेशन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इधर आता है CO2। CO2 का क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर मैं मिनिमम अमाउंट से इसको स्टार्ट करूँ, तो मिनिमम से स्टार्ट करने पे CO2 का कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज होता जाएगा, मतलब फोटोसिंथेटिक रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द CO2, बट अप टू सम एक्सटेंट। बहुत ज़्यादा CO2 हो जाने पर गार्ड्स स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और गैशियस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा। इन दैट कंडीशन फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीजेस। फोटोसिंथेटिक रेट बच्चों डिक्रीज हो जाएगी बहुत एक्सटेंट पर, राइट? ऑक्सीजन देखिए, तो फोटोसिंथेटिक रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन बच्चों। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो अपने आप फोटोसिंथेसिस की जगह फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा और फोटोसिंथेटिक रेट डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर देखिए बच्चों, यहाँ टेम्परेचर के सेंस में अगर हम लोग बोले तो हमको C3 और C4 प्लांट्स में अलग अलग बताना है, तो आपको अकॉर्डिंग टू NCERT करना है। NCERT में आपको C3 C4 प्लांट का कंपैरिजन दिया हुआ है, बहुत आसानी से अब आप उस कंपैरिजन को कर सकते हो। अभी तक आपने जो कंसेप्ट पढ़ा बच्चों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिए। आई एम 100% श्योर, गारंटी है कि आप अपने NCERT के कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जहाँ पर C3 C4 का डिफरेंस दिया गया है, अगर आपने इसको ध्यान से सुन लिया है। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखिएगा टेम्परेचर C3 प्लांट्स के लिए जो दिया जाता है वो करीब 10 से 25 डिग्री, थोड़ा मोर और लेस वेरी करता है ये, और C4 प्लांट्स के लिए 30 to 40 दिया हुआ है आपके NCERT में, इसको आपको याद रखना है। तो 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 10 से 20 डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी कई बार होता है, थोड़ा वेरिएशन पे रहता है, और C4 के लिए 30 to 40 डिग्री है। इसी तरह से बच्चों अब वाटर को हम कहेंगे, वाटर लिमिटिंग फैक्टर था ही,
इससे आप कहेंगे फोटोसिंथेटिक रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर। जितना वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी एब्जॉर्ब वाटर उसका 99% तो एवेपोरेट हो जाता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओनली 1% वाटर इज यूज फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज फॉर प्लांट ग्रोथ। क्लियर? बच्चों इसके अलावा बहुत सारी बातें होती हैं। लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, टाइप ऑफ लीफ कैसी है, कैसा उसमें जो है स्टोमेटा का अरेंजमेंट है, ये सब भी फोटोसिंथेटिक रेट को अफेक्ट करता है। क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जैसे मैंने वाटर की बात करी है, वाटर जो है इंक्रीज करने पे फोटोसिंथेटिक रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली ये क्या है, लिमिटिंग फैक्टर है। क्लियर? तो अब इसमें से बच्चों फैक्टर भी हो गया, ये सारा डिस्कशन हो गया। आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिएगा। कुछ नीट के आए हुए क्वेश्चंस मैं आपसे फर्दर डिस्कस करने जा रही हूँ, इसको देखिए। चलिए बच्चों, अब इसमें कुछ एआई पीएमटी में आए हुए क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा बात कर लें। वैसे तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे आए हुए, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स को क्वेश्चंस को पॉइंट के फॉर्म में मैंने आपको इसी समय बता दिया। तो अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको थोड़ा सा देखना है। तो आप क्वेश्चन करेंगे, बेटा आई एम 100% श्योर कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आप देखिए, जैसे 2007 में क्वेश्चन आया बच्चों, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ PS2 इज। PS2 से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन लेता है? यहाँ आपको देखना है क्विनोन, साइटोक्रोम, FAS, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एंड FD। पहली बात तो फोटोसिस्टम सेकेंड से कभी भी FD लेता है, वो तो PS1 के लिए है। सेकेंड, आयरन सल्फर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी फोटोसिस्टम 1 के लिए है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो क्विनोन है जिसे आप प्लास्टोक्विनोन कहते हैं, वो प्लास्टोक्विनोन है बेटा, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि थियोफाइटिन इज नॉट गिवन हियर। सो योर आंसर विल बी क्विनोन। सेकेंड, आप क्वेश्चन 2008 का देखिए, द C4 प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट्स बिकॉज। आपको बता रहे C3 के कंपेरेटिवली C4 ज़्यादा एफिशिएंट क्यों है? CO2 इफ्लक्स इज नॉट प्रिवेंटेड। CO2 इफ्लक्स सब चलता रहता है। दे हैव मोर क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि C4 प्लांट से मैंने कहा था ना, बंडल शीट सेल में भी एडिशनली क्लोरोप्लास्ट है। द CO2 कॉम्पोजिशन पॉइंट इज मोर। C4 प्लांट का CO2 कॉम्पोजिशन पॉइंट कम होता है, ना कि ज़्यादा। Then CO2 generated during photorespiration is trapped. CO2 generated during photorespiration is trapped and recycled through peptase. ऐसा नहीं होता क्योंकि CO2 का डिस्ट्रक्शन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी बी। बच्चे देखिए 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है, PGA as first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of। किसकी फोटोसिंथेसिस में डिस्कवर किया गया था? सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस को किसमें सबसे पहले डिस्कवर किया गया था? ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, एल्गा। मैंने कहा था ना, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस को ब्लू ग्रीन एल्गी में डिस्कवर किया गया था। तो यह आंसर विल बी एल्गा। चलिए नेक्स्ट से देखते हैं बच्चों, 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है 2010 में। फाइंड अ करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है। मैं डायरेक्ट बोलती चलूंगी, बाद में हम लोग आंसर मैच कर लेंगे। Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन यानी नॉन साइक्लिक takes place in presence of PS1 only. No, this is wrong. PS1 as well as PS2 दोनों हैं। बच्चों सेकंड देखते हो, ओनली PS1 इज फंक्शनल इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सही है, साइक्लिक में केवल PS1 ही फंक्शनल है, ये तो करेक्ट है। थर्ड देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट्स इनटू ATP एंड NADPH2 सिंथेसिस। बच्चों साइक्लिक में नहीं होता, ये नॉन साइक्लिक में NADPH2 ATP दोनों बनता है, इससे ये रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग हो गया। स्ट्रोमा लेमिनी लैक PS2 एज वेल एज NADP बिल्कुल सही है बच्चों, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिनी में केवल साइक्लिक प्रोसेस करता है, और रीजन यही है कि फोटोसिस्टम सेकेंड और NADP वहां पर एब्सेंट है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो हियर आंसर विल बी B एंड D। ये आंसर हो गया। अब बच्चों देखते हैं 2012 में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द C3 and C4 प्लांट्स। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस C3 C4 में बताना है। फोटोसिंथेसिस का डिफरेंस है, नो, फोटोसिंथेसिस दोनों में हो रही है, ठीक है, दोनों में C3 C4 में अलग अलग टाइप की है, ये तो 50% चांस हो गया। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन का तो डिफरेंस कम्प्लीटली है, क्योंकि C3 में प्रेजेंट है, C4 में एब्सेंट। ट्रांसपिरेशन दोनों में हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस दोनों में हो रहा है। अब बच्चों एक ऑप्शन थोड़ा सा डाउटफुल था, फोटोसिंथेसिस। तो ठीक है, फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन सब में सेम है। अब 50% जो डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन तो हो रही, ठीक है, अलग अलग टाइप का, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन कम्प्लीटली एब्सेंट है C4 में। इसके लिए आंसर करेक्ट आंसर विल बी
फोटो रेस्पिरेशन। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों इधर देखिए 2015 का आया हुआ है, क्रोमेटोफोर्स टेक पार्ट इन। इसमें क्रोमेटोफोर पार्टिसिपेट करता है ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस, क्योंकि मैंने कहा था जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें क्रोमेटोफोर में फोटोसिंथेसिस होगी इंस्टेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो वहाँ होता ही नहीं। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी काफ़ी आए हुए इसमें क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप सुन लीजिए। ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, किसकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं है? साइकस होगा, नॉस्टॉक, ब्लू ग्रीन एल्गी है इसमें भी होगा, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है क्योंकि वो H2S यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ H2O। इसे आंसर करेक्ट जो था वो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और लास्ट ऑप्शन था बच्चों कारा, कारा ग्रीन एल्गा है, तो उसमें होगा ही होगा। चलिए, तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ अभी रीड किए हैं, ये क्वेश्चंस बच्चों आपको अपने मॉड्यूल से कर लेने हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से समझ चुके हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना कर पाएँ। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।